स्वागत है आप तमाम साथियों का जो इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो सुनने के लिए, वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है बिहार में चुनाव आयोग का, उसको चुनौती दी गई है 11 अलग अलग याचिकाओं के जरिए। और उसमें साफ साफ अभी तक फर्स्ट हाफ में यानी सुप्रीम कोर्ट में लंच से पहले जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में साफ साफ बताया गया कि यह गैर संवैधानिक है। चुनाव आयोग जो है संविधान के दायरे के खिलाफ नियम कायदों को ताक पर रखकर चुनाव आयोग ने अपना फैसला लिया, फैसला थोपा बिहार की जनता के ऊपर। और बिहार के उन लगभग 8 करोड़ जो वहां के वोटर्स थे उनको रातों रात वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। यानी उनको जो वोटिंग का जो वो उनके पास जो अधिकार था उससे उसको बाहर कर दिया। और उसके बाद अब नया फॉर्म एसआईआर के जरिए भरवाना, यानी एनुमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, गणना प्रपत्र जिसको कहा जा रहा है हिंदी में, उसको भरवाना। और उसके बाद फिर परिस्थितियां इस दिशा में जाती हुई नजर आई कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये गैर कानूनी है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी बताएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि एक नहीं बल्कि कई ढेर सारे जो एडवोकेट्स हैं, वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, गोपाल शंकर नारायण ने अपनी बात रखी, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी, अपनी बात निजाम पाशा ने रखी, प्रशांत भूषण ने रखी, बृंदा ग्रोवर ने अपनी बात रखी, ऐसे ही शादान फरासत ने अपनी बात रखी, बात अपनी और भी तमाम वकीलों ने रखी हैं। फौजिया ने अपनी बात रखी हैं, रश्मि ने अपनी बात रखी, ये तमाम वरिष्ठ वकीलों ने अपनी बात रखी और अब दलीलें पेश कर दी। और इसके बाद अब चुनाव आयोग की बारी है। चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी इस केस को लड़ रहे हैं, काउंसिल हैं, और वो यहां पर किस ढंग से अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने इस चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं, ये देखना होगा। इस तमाम मसले पर चर्चा हमारे साथ ही कर रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी को देखिए, अमलेंदु जी आ गए स्क्रीन पे, आपका स्वागत है अमलेंदु जी एक बार फिर। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देख ली, सुबह से हम लोग लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह क्या आप देखिए तो 3 दिनों से 12 तारीख को, 13 तारीख को, आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। और उससे पहले आज क्या देश की जनता को और खासकर बिहार की आवाम को, बिहार की जनता को वो एक सुखद खबर सुनने को मिलेगी, जहां पर यह होगा कि एसआईआर पर रोक या कुछ अंतरिम राहत मिल गई। ये सुनने को मिलेगा क्या, एक बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं ओपनिंग कमेंट के साथ। उधर बेंच बैठ चुकी है, जैसे ही बहस शुरू होती है, अपनी दलीलें पेश करना शुरू करता है चुनाव आयोग, वो सारी बातें भी हम आप तमाम साथियों तक पहुंचाएंगे जो साथी लगातार बने हुए हैं। और आप लोगों का भी भरपूर साथ मिल रहा है इस लोकतंत्र को बचाने में। एक अभियान के तहत ये पूरी की पूरी मुहिम चल रही है। हमारा काम सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, हम आप मैक्सिमम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन बहसों को, इन दलीलों को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे जरिए आप सुन पा रहे हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अपना भरपूर समय निकाल कर देते हैं, देखते हैं इस कार्यक्रम को और सराहते हैं। आप सबका एक विशेष लगाव, विशेष प्रेम, विशेष स्नेह मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अमलेंदु जी जरा आपके पास आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है उधर। एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखना शुरू कर दी है और एडवोकेट राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से हैं और उनका कहना है कि यह तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता पर गौर करने की कोई शक्ति नहीं है। फिर यह कहा गया कि चूंकि संसद के पास विनियमन के लिए कानून बनाने की शक्ति है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के तहत इसका दायरा क्या है, ये पूछ रहे हैं कि 21 के तहत इसका दायरा क्या है। अब जब आपको मालूम ही नहीं है राजीव जी, चुनाव आयोग साहब को, कि आपका दायरा क्या है इसके तहत, तो फिर पूछी क्यों नहीं? या तो दायरा बता दिया है विपक्षी दलों ने, बहरहाल वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्हें पूछा है कि हम प्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो इसका दायरा क्या है, कहां तक हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से और कह रहे हैं क्या कि मुझे वरिष्ठ अधिवक्ताओं यानी जो सीनियर एडवोकेट्स के योगदान की सराहना करनी चाहिए, जो लोग
यानी जो उनके प्रतिद्वंदी जो वहां खड़े हुए कपिल सिब्बल से लेकर तमाम वकीलों की बात कर रहे हैं कि उनकी सराहना करनी चाहिए, यह भविष्य के दृष्टिकोण से एक अच्छा संकेत है। अगर मैं तर्कों के दायरे में गौर करूं तो वे कहते हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता के मामले में विचार नहीं कर सकता, फिर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, फिर तीसरा अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है, और निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 निष्पक्ष और उचित होने का दायित्व प्रदान करता है। यह संवैधानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दूसरा कि चूंकि संसद को अनुच्छेद 327 के तहत विनियमन हेतु कानून बनाने का अधिकार है, दोनों अधिनियमों का परस्पर संबंध क्या है, क्या 1951 का अधिनियम के आचरण का मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या हमारे पास धारा 21 ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसकी धारा सेक्शन 21(3) के तहत एसआईआर में शामिल होने का अधिकार है। अगला उसके बाद कहते हैं कि भले ही हमारे पास ये प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार हो, क्या ये नियमों और विनियमों के अनुकूल है, क्या चुनाव आयोग इसे संशोधित कर सकता है, इसे हम उस उद्देश्य के अनुरूप ढाल सकते हैं जिसके लिए एसआईआर शुरू किया गया है। ये सवाल चूंकि किए गए थे, उन्हीं सवालों को एक कटाक्ष के रूप में यहां रखते हुए अपनी बात की शुरुआत की है राकेश द्विवेदी ने। चुनाव आयोग की तरफ से जो तर्के इधर से दी गई हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनकी बातों को ही थोड़ा सा के अंदाज में अपनी बात रखते हुए राकेश द्विवेदी कटाक्ष करते हुए सामने वालों के ऊपर और यह बताते हुए कि 327 जो आर्टिकल है संविधान का 26, 327, 324, 327, फिर आर्टिकल 14 जिसमें निष्पक्ष और उचित होने का दायित्व प्रदान करता है, आर्टिकल 14 हमारे देश का संविधान की मुख्य धारा है, आप जानते हैं, और इन सब का जिक्र यहां कर रहे हैं राकेश द्विवेदी। अब देखते हैं क्या कहते हैं और इनकी बातों को कितना काटते हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये भी देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे हम चर्चा यहां पे एक बार फिर से हम लोगों ने छेड़ी है अमलेंदु जी, और क्या कुछ चल रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट में, वो हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं अपने तमाम साथियों के बीच। और आगे क्या कुछ हो रहा है जरा बताइए। हाँ राजीव, आप वो विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं। राकेश द्विवेदी जो है वो कानून के एक तो वो कह रहे हैं राजीव जी कि मैं जो भी बात करूंगा वो तर्क और तार्किकता के आधार पर विरोध करूंगा, हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि हम सर्वशक्तिमान हैं। एक तो ये स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उनका कहा कि हमारा तर्क यह है कि चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 खंड 15 और 21(1) के दोनों के तहत कुछ निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां हैं। दूसरों ने कहा कि मुझे दूसरे पक्ष के अपने वकीलों के योगदान की सराहना करनी चाहिए, यह भविष्य के दृष्टिकोण से अच्छा एक संकेत है, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि फिर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की शक्ति का दायरा क्या है, और निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 निष्पक्ष और उचित होने का दायित्व प्रदान करता है जी। यह संवैधानिक कैनवास प्रस्तुत करता है जी। दूसरा, चूंकि संसद को अनुच्छेद 327 के तहत विनियमन हेतु कानून बनाने का अधिकार है, दोनों अधिनियमों का परस्पर संबंध क्या है, क्या 1951 के अधिनियम के आचरण का मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या हमारे पास धारा 21(3) के तहत एसआईआर में संलग्न होने का अधिकार है। अगला, भले ही हमारे पास अभ्यास शुरू करने का अधिकार हो, क्या यह नियमों और विनियमों के अनुकूल है, क्या ईसीआई इसे संशोधित कर सकता है और इसे उस उद्देश्य के अनुरूप बना सकता है जिसके लिए एसआईआर शुरू किया गया है। ये उन्होंने सवाल खड़े किए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहे हैं कि दूसरा सवाल ये है कि क्या हम 2003 को कट ऑफ मान सकते थे, क्योंकि उठाया गया, ये सवाल भी उठाया गया। और अगला सवाल कह रहे हैं कि क्या ये समावेशी या बहिष्कृत है, क्या ये इंक्लूजनरी और एक्सक्लूजनरी है, इसकी बात ये कर रहे हैं। इंक्लूजनरी या एक्सक्लूजनरी, इसकी बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें यहां पे। और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं एक एक करके एसआईआर के आदेश और नियमों प्रावधानों इसका उल्लेख करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सामान्य बातें हैं और एक कैविएट भी है। हाँ। कैविएट की बात भी कर रहे हैं कि उसके अलावा मैं आपको सबसे पहले एक सामान्य बात रखना चाहता हूं आपके सामने, और एक कैविएट की बात मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं कैविएट की बात करता हूं। कैविएट में मैं जो भी प्रस्तुत करूंगा वो तर्क संगतता और विवेक के संदर्भ में होगा। कह रहे हैं कि कैविएट में सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं जो भी यहां पेश करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, वो तर्क संगतता और विवेक के आधार पर होगा, उसी के संदर्भ में होगा। मेरा यह तर्क नहीं है कि चुनाव आयोग जो
चाहे करने के लिए सर्वशक्तिमान है। जो अभी आप कह रहे थे अमलेंदु जी, वही बात की कैबिनेट में भी ये वही बात कह रहे हैं कि मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है, मेरा ये कोई यहां पर मैं उस ढंग का तर्क नहीं देने जा रहा हूं कि चुनाव आयोग जो है वो सर्वशक्तिमान है, मैं इतना ऊंचा पद नहीं मानता हूं चुनाव आयोग को, कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद आर्टिकल 324 है, चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 है, उसके अलावा सेक्शन 15 और 21(2) है और 23(3) है, और इसके तहत शक्तियों का भंडार है। यहां पर तीन बातें यहां लेके आ रहे हैं। चुनाव आयोग के पास आर्टिकल 324 है, आर्टिकल फिर सेक्शन ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत सेक्शन 15, 21(2), 21(3) के तहत इनको अपार शक्तियां मिली हुई हैं। प्रथम प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक हम उसी उत्साह से थे, ये कह रहे हैं कि जब पहले प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल तक हम उसी उत्साह के साथ इस नियम के पालन करने के साथ साथ हम ये इन चीजों को आगे बढ़ाते रहे, ये कह रहे हैं। और उसके बाद 1967 में जब हम 1967 में आगे बढ़े तो कई राज्यों में कुछ विपक्षी सरकारें बनी और कांग्रेस का विभाजन हुआ, आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी की वापसी हुई, राजनीतिक संघर्ष खुलकर सामने आया। 1967 के बाद की बात ये कह रहे हैं। थोड़ा सा ये पॉलिटिकल इश्यूज और उस दौरान जो कुछ हुआ है उन सबको लेकर अपने कैबिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल राजीव, अपनी कैबिनेट की बात कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जो आज तीव्र राजनीतिक शत्रुता के माहौल में काम कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा मामला हो जहां तीखी प्रतिद्वंदता ना हो। फिर कहते हैं कि कानूनी पहलुओं पर लौटते हैं। हमने ईवीएम को बार बार चुनौती देते हुए देखा है। माननीय न्यायाधीशों ने आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। मतपत्रों पर वापस लौटने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। आयोग द्वारा उठाए जा रहे घोर गलत कदमों पर यह शोर शराबा हम ज्ञान बघार रहे हैं। हम राजनीतिक दलों के आपसी संघर्ष में फंसे हुए हैं। अगर वे एक राज्य में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। फिर कहते हैं मुझे उनकी धारणा से बीजेपी का भाषण, हाँ बीजेपी का भाषण है बिल्कुल, और हमें उनकी धारणा से नहीं बल्कि वैधता से सरोकार है। धारणा के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के लिए धारणाएं पेश करने के लिए राजनीतिक दलों की अपनी जरूरतें होंगी। यानी विपक्ष जो है वो चुनाव को लेकर सिर्फ धारणा प्रस्तुत कर रहा है, उसकी बातों में दम नहीं है, ये एक तरीके से कहना चाहते हैं चुनाव आयोग के अधिवक्ता। यानी चुनाव आयोग कहना चाहता है कि वो ठीक काम कर रहा है और राजनीतिक दल जो है उसको विद्वेषवश जो है वो घसीट रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। क्या ये समझाया राजीव जी? जी 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 बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कृपया देखें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसी तबाही मचाई गई है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन यहां तबाही मचा दी गई है। कुछ वकीलों ने बिना हलफनामे के कुछ लोगों को पेश करने के लिए कुछ नाटकीयता लाने की कोशिश की। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों को लाया गया बिना हलफनामा का लाया गया, यानी जो मुर्दा को जिंदा घोषित करने के लिए, चूंकि चुनाव आयोग इसको नाटक के रूप में देख रहा है, तो वही कह रहा है कि कुछ लोग यहां राकेश द्विवेदी कह रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, कह रहे हैं कि यहां पर देखिए कैसी तबाही मचाई गई है इसी में। और कुछ वकीलों ने तो बिना हलफनामे के कुछ लोगों को पेश करने के लिए कुछ नाटकीयता लाने का यानी ड्रामा करने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि वे कौन थे, कहां से आए थे। माननीय न्यायाधीशों को बताया गया कि उन्हें मृत दिखाया गया है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं हम उस दृश्य को पहले ही भूल चुके हैं, हम यहां रिकॉर्ड के आधार पर चल रहे हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट सीन, वी गो बाय रिकॉर्ड हेयर। उस सीन को हम भूल चुके हैं। वो ड्रामा वाला सीन, यहां पर जस्टिस सूर्यकांत भी बोल रहे हैं कि हाँ उस ड्रामा को हम भूल चुके हैं। ड्रामा वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया लेकिन सीन वर्ड यूज किया है। सीन का मतलब है सीन ड्रामा में ही होता है राजीव जी। सीन तो ड्रामा और सिनेमा में ही सीन होता है। तो इस सीन को हम भूल चुके हैं, हम रिकॉर्ड के आधार पर चल रहे हैं। हम यहां रिकॉर्ड के आधार पर चल रहे हैं, कह रहे हैं यहां पर जस्टिस सूर्यकांत। यहां पर राकेश द्विवेदी जो है अपनी बात रख रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है कह लें तो उनकी तरफ से। और चुनाव आयोग के पास यहां साफ दिखाई दे रहा है कि तर्क नहीं है, तर्क दलील जो है उनकी तर्कों में और दलीलों में खोखलापन साफ दिखाई दे रहा है। एक नाटकीयता जो है वो दिखाई दे रही है, एक ड्रामा दिखाई दे रहा है इनके उसमें कह सकते हैं। और क्योंकि जो बात यहां राकेश द्विवेदी कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां इतनी सारी बातें संवैधानिक तौर पर गौर फरमाने वाली बातें कही गई लेकिन चुनाव आयोग उन बातों को खारिज करते हुए आगे बढ़ रहा है और जस्टिस सूर्यकांत उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी राजीव, जस्टिस सूर्यकांत उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दिया और फिर उसके बाद भाषण जारी रखा उन्होंने द्विवेदी जी ने और कहा कि श्री यादव यानी योगेंद्र यादव की तरफ हमें सूची दे सकते हैं। हम याचिकाकर्ताओं का स्वागत करते हैं कि हमें सूची दें
ताकि चीज़ें सुधारी जा सकें। बिहार को एक गरीब राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है जहां डिजिटल कुछ भी नहीं है, सब बाहर से गिरा है, कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसे ऐसा दिखाया गया मानो यह अंधकार युग में जी रहा हो। पहले राष्ट्रपति बिहार से थे, यह ज्ञान की भूमि है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा यह लोकतंत्र की जन्मभूमि भी है। अब चुनाव आयोग राजीव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गलत साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो जाकर बता रहे हैं कि कोसी की बाढ़ खत्म कर दी जाएगी और जो है बाढ़ के लिए काम किया जाएगा। 2024 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बनने के बाद पहला जो बजट पेश किया गया, मेरी अगर याददाश्त सही साथ दे रही है तो 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ से निपटने के लिए दिया गया था। और वो कहां खर्च हुआ अभी पता नहीं है, वो अलग बहस हो जाएगी। लेकिन जो ये कहना है कि साहब वो बाढ़ से घिरा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि बाढ़ नहीं है बिहार में? मौसम विज्ञान विभाग रेड अलर्ट फालतू में जारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि राकेश द्विवेदी यहाँ एक बढ़िया भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं दलीलों के आधार पर, लेकिन भाषण जो है वो उसमें वो बता रहे हैं कि हम याचिकाकर्ताओं का स्वागत करते हैं कि वो हमें सूची दें और योगेंद्र यादव जो जिन लोगों को लेके आए ऐसे लोगों के नाम अगर नहीं है तो हम उनके नाम हम जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं थी और ताकि स्थिति को वहां सुधारी जा सके। बिहार को एक गरीब राज्य के रूप में पेश किया जा रहा है। यहां जहां डिजिटल कुछ भी नहीं है कहा जा रहा है, सब बाढ़ में घिरा हुआ है ये कहा जा रहा है, कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है ये भी बताया जा रहा है। इसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो वो बिहार जो है एक अंधकार युग में जी रहा है। आपको बता दूं कि पहले राष्ट्रपति बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ज्ञान की भूमि है, इस पर तपाक से कहते हैं जस्टिस बागची कि ये लोकतंत्र की जन्मभूमि भी है। उन्हीं का साथ देते हुए उनके भाषण में कुछ और हिस्से को जोड़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं यहां पर जस्टिस बागची। और उनसे पहले सुल्तान जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिहार जो है वो जन्मभूमि है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो उनकी जो भूमि है वो नालंदा, उन्होंने बताया कि वो उनकी है, मतलब ये मालूम है उनको, जस्टिस सूर्यकांत को मालूम है कि नालंदा जो है वो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। लेकिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये नहीं मालूम है उनको, ये समझाया सकता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र की राजधानी भी है बिहार जो है, वो भी कहा जा रहा है, लोकतंत्र की जननी भी है, डेमोक्रेसी, ये द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, ये कह रहे हैं बिहार के बारे में जस्टिस बागची। और उनकी हामी भरते हुए, उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए जस्टिस सूर्यकांत भी दिखाई दे रहे हैं। और इधर राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से उनकी जो दलीलें हैं एक भाषण की तरह ये दलीलें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जिस ढंग से बताया गया ये अंधकार युग में जी रहा है बिहार के पास डिजिटल वो नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बिहार ऐसा है, बिहार गरीब है, बिहार वो, ये तमाम बातें कह के बिहार के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, यही लग रहा है कि ये मामला जो है ये किस तरीके से जा रहा है। और एक भाषण जो है वो राकेश द्विवेदी जी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दे रहे हैं या बीजेपी की तरफ से दे रहे हैं पता नहीं, हालांकि अधिवक्ता वो चुनाव आयोग के हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से ही वहाँ भाषण दे रहे होंगे, अपना तर्क रख रहे होंगे राजीव जी, ये अपना सुप्रीम कोर्ट में ये साफ देखा जा सकता है। अब वो आगे क्या कहते हैं अब ये मालूम पड़ता है और क्या तर्क देते हैं फिलहाल अपने द्विवेदी जी, राजीव जी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो वो भाषण उनका जारी है और लगभग वही बातें जो दोहरा के जो अब तक चुनाव आयोग देता रहा है सोशल मीडिया पर तर्क, उसी तरीके के तर्क जो है राजीव जी यहाँ दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तर्क जिस ढंग से दिए जाते हैं उसी ढंग के तर्क दिए जा रहे हैं। दलीलों में दम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या फैसला आता है। क्या दोनों जज जो हैं बागची और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची जस्टिस सूर्यकांत, ये दोनों क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन जरा इनके जो भाषण है, इनकी जो दलील है यानी चुनाव आयोग की दलीलों को जरा सुनना भी बहुत जरूरी है। और कितना अभी तक तो सिर्फ उनकी हामी में हामी मिलाते हुए दोनों जज दिखाई दिए, सुनाई पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कड़े सवाल जो पूछे जा रहे थे इधर विपक्ष की तरफ से, वो सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी चीज की इतने वकील वहां अगर खड़े हुए, उन लोगों ने एक सुर में अपनी बात रखी है और साफ साफ कहा है, और उन बातों को कैसे खारिज किया जा रहा है यह भी देखना होगा। इंदिरा गांधी से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक की बात यहां पर कर डाली राकेश द्विवेदी ने। लेकिन यह नहीं बताया कि एसआईआर को हमने जो किया है उसमें जो गड़बड़ियां की हैं उसके लिए जो दलील इनको पेश करनी चाहिए वो दलील यहां पेश नहीं कर पा रहे हैं। राकेश द्विवेदी अपनी बात रख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अपनी बात भाषण रख रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है? जस्टिस बागची ने जो उनसे पूछा है कि ये बताइए जो 2025 की अद्यतन सूची थी उसमें कितने लोग थे,
तो द्विवेदी ने बताया कि 7,89,00,000 रुपए, वह 89 लाख लोग थे। तो जस्टिस बागची ने पूछा कि मसौदा सूची में कितने लोग छूट गए, तो उन्होंने बताया कि 7,24,00,000 हैं, 65 लाख लोग नहीं है, साथ ही हमने विभाजन भी कर दिया है, 22 लाख लोग मर चुके हैं और 6.24 करोड़ लोगों के लिए कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये राजीव जी बता रहे हैं कि 6.24 करोड़ लोगों के लिए, यानी 6,24,00,000 लोगों के लिए कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी को ये दस्तावेज देना होगा, यानी कि एक तरीका 1 करोड़ लोगों को दस्तावेज देना होगा, यानी 1 करोड़ लोगों के नाम और काटेंगे। ये राजीव जी समझ में आ रहा है जी। लेकिन इसको दूसरे ढंग से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहां पर बताने की कोशिश की हमने लगभग 6.25 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम जो है बिना दस्तावेज के ही, बिना डॉक्यूमेंट्स के ही डाल दिए हैं। ये बताने की जरूरत है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने पूछा कि 2025 की जो लिस्ट है उस लिस्ट में कितने लोग थे, कितने लोग उसमें उस लिस्ट में शामिल थे, वोटर आईडी, वोटर कार्ड जो वोटर लिस्ट जो बनी है उसमें इन्होंने बताया 7,89,00,000 यानी 7.89 करोड़, यानी साफ लगभग 8 करोड़ के में 11 लाख कम। लेकिन यहां जस्टिस बागची ने बोला कि ड्राफ्टेड लिस्ट में कितने छूट गए हैं। ड्राफ्टेड लिस्ट में बता रहे हैं कि 65 लाख लोग छूट गए हैं, जिसमें से 22 लाख लोग मर चुके हैं और बाकी 6,24,00,000 लोगों को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। यहां राकेश द्विवेदी बता रहे हैं, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत अपना सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब देते हुए, और एक अलग दिशा में, अलग ढंग की ये यहाँ बातें चल रही हैं। राजीव जी, अब पूछा है उनसे, और पूछा है, और ये पूछा है अब उन्होंने, जस्टिस सूर्यकांत ने राजीव जी उनसे पूछा, और जस्टिस सूर्यकांत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भाई आप जो हैं, मान लीजिए कि चुनाव आयोग के पास अभी अधिकार है, हमने ये मान लिया कि आपके पास अधिकार है, लेकिन फिर प्रक्रियात्मक पहलू पर आते हैं। अब 65 लाख लोग बाहर हैं, आप कहते हैं कि 22 लाख लोग मर चुके, अब दूसरा पक्ष कह रहा है कि कौन मरा है कौन जिंदा है, इस पर गंभीर विवाद है। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि लेकिन ये बिहार दूसरे राज्यों में ज़्यादा गरीब आबादी है, ये एक हकीकत है, और ग्रामीण इलाकों में अभी समय लगेगा। इस पर द्विवेदी ने कहा कि शहरी इलाकाओं में मतदाताओं को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल है, वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। आज के बिहार में पुरुषों की साक्षरता 80% है, महिलाओं की साक्षरता 65% को छू रही है। आज का युवा पहले जैसा नहीं है। आज तक लगभग 5 करोड़ लोग, जिनमें से 1 करोड़ ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, 4 करोड़ पहले ही मतदाता सूची में है, अब बचे हैं 2.5 करोड़। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मिस्टर द्विवेदी। अब जस्टिस सूर्यकांत ने राजीव जी शायद सवाल पूछना शुरू कर दिया। द्विवेदी ने कहा यहां पे कि जांच चल रही है, बच्चों को बस ये साबित करना है कि उनके माता पिता वहां हैं, रिश्तेदारी दिखानी है, कोई दस्तावेज नहीं है। 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2025 को कुल 7,89,00,000 लोग थे। 1 अप्रैल 2025 को कुल 7,89,00,000 लोग थे, और लेकिन अब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, और जांच अभी चल रही है। बच्चों को वहां पर सब बस ये साबित करना है कि उनके माता पिता वहां के ही हैं, रिश्तेदारी है, ये दिखाने की जरूरत है कि और किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये कुल मिलाकर बड़ा हल्के में इन चीजों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां राकेश द्विवेदी ये भी कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में मतदाताओं को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है, वे ऐसा करना ही नहीं चाहते, यानी मतदाता बनना ही नहीं चाहते। शहरी क्षेत्र में आज के बिहार में पुरुषों की साक्षरता जो है वो 80% है, महिलाओं की साक्षरता 65% को छू रही है, और आज के युवा पहले जैसे नहीं है। आज तक लगभग 5 करोड़ लोग, जिनमें से 1 करोड़ लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, और 4 करोड़ पहले ही मतदाता सूची में हैं, और अब बचे हुए 2.5 करोड़ लोग ही बचे हुए हैं जिनको हम मतदाता सूची में लेने के लिए, लेकिन 2.5 करोड़ लोग बहुत ज्यादा हैं, यह बात कही जा रही है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची और उनके सामने हैं चुनाव आयोग के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, जो अपनी बात रख रहे हैं। राकेश द्विवेदी की बातों में कितना दम है, राकेश द्विवेदी कितना यहां पर जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत को कन्विंस कर पाते हैं, ये देखना। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मामले को अंतिम रूप से बंद नहीं कर रहे हैं, यानी आज फाइनल फैसला नहीं आएगा, इंटरिम आएगा, इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। चलिए साहब, आप आगे बढ़ते हैं कि आपके पास SIR करने का अधिकार है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7.9 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 7.24 करोड़ फॉर्म पहली भरे जा चुके हैं, शेष 65 लाख हैं। 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं। आपने सुना होगा कि मृत जीवित पर गंभीर विवाद है। लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है?
ताकि परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृत के रूप में शामिल किया गया है। तो द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दलों के एजेंट जुड़े हुए हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि नागरिकों के अपने संवैधानिक अधिकार हैं और यह अधिकार उन्हें दिया गया है, क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पीछे ना भागना पड़े? चूंकि राजीव जी, राकेश द्विवेदी ने कहा था कि हमने सूची बीएलए के साथ साझा की थी और वो अपने राजनीतिक दलों के बीएलए के पास जाकर पूछ सकते हैं। और ये तर्क दिया गया भाई, मेरा अगर नाम कटा है तो मैं किसी राजनीतिक दल के बीएलए के पास जाकर क्यों पूछूं कि मेरा नाम क्यों कटा है? मुझे मालूम पड़ना चाहिए ना, सूची में होना चाहिए, उस ड्राफ्ट में होना चाहिए। और जिनको किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? बिल्कुल, नोटा में मैं वोट देता हूं, नोटा कहां जाएगा? बिल्कुल, मैं कहां जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? मुझे कोई भी राजनीतिक दल पसंद नहीं, फिर मैं क्या करूंगा? तो अब यहाँ पे जस्टिस बागची पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी ड्राफ्ट सूची में कितने छूट गए हैं, कितने छूट गए हैं? तो इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि क्या 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म पहले से ही है, हमने केवल 65 लाख दिए हैं। बोल रहे हैं कि हमने तो सिर्फ 65 लाख लोगों को ही इसमें से छोड़ा है, जिनमें से हम बता रहे हैं कि 22 लाख लोग मर गए। बागची फिर बोलते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म प्राप्त हुए हैं, आपने सत्यापित किया है क्या? इस पर सत्यापित कर लिया, ये फॉर्म सचमुच प्राप्त हो गए हैं? इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि 5 करोड़ पूरे हो चुके हैं। अगर 15 दिन बाद मामला दर्ज होता है तो हम बेहतर आंकड़े दे सकते हैं, यानी कि इस मामले को 15 दिन बाद और आप वो कीजिए, फिर सुनवाई कीजिए तो हम बेहतर आंकड़ा देंगे। आज हमारे पास 5 करोड़ के आंकड़े हैं। ये बताने की कोशिश किसी भी तरह से लंबा तारीख पर तारीख चाहिए यहां चुनाव आयोग को। यह साफ दिखाई दे रहा है। 15 दिन बाद की तारीख मांग रहा है चुनाव आयोग कि 15 दिन बाद फिर से आप इस मामले पर सुनवाई कीजिए तो हम आपको बेहतर आंकड़ा देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हां हमने पूरा काम कर दिया है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन बेहतर आंकड़ा देने की कोशिश करेंगे, यहां पे कहा जा रहा है। इसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम मामले को अंतिम रूप से बंद नहीं कर रहे हैं, अंतिम रूप से आज इस मामले को हम बंद नहीं कर रहे हैं, इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएंगे। आइए इस आधार पर आगे बढ़े कि आपके पास एसआईआर के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ये इस आधार पे हम आगे बढ़ते हैं कि एसआईआर करने का अधिकार आपके पास है, मान लिया। इसके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1 जनवरी 2025 तक 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनमें से 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म पहले से ही भरे जा चुके हैं। शेष 65 लाख में से 22 लाख मर गए, मृत्यु पाए गए। आप जैसा कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि मृत या जीवित पर गंभीर विवाद है। अभी बात जो चल रही थी मृत और जीवित पर ही गंभीर विवाद है। लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है कि उसका मेरा नाम मृतकों की सूची में है, यह व्यवस्था आपने बनाई है क्या, ताकि उस परिवार को पता चल सके? अगर मर गए तो कोई बात नहीं मरा है तो कम से कम पता तो चल पाए, जो जिंदा है उसके मृत सूची में है कि इसमें शामिल किया गया है। इस पर राकेश द्विवेदी कहते हैं कि राजनीतिक एजेंट है ना, यानी बीएलए है ना, उससे पता चल जाएगा। लेकिन बीएलए से कैसे पता चलेगा? बीएलए कहां से बताएगा? ये सारी बातें यहां तर्क चल रही है। आगे क्या चल रहा है? ये तर्क चल रहा है। जस्टिस बागची ने उनसे पूछा अपने द्विवेदी जी से कि भाई आपने ये जो लिस्ट जारी है आपने इसको इंटरनेट पर क्यों नहीं डाला? द्विवेदी जी ने बताया कि बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, वेबसाइट पर हमने बीएलओ की संख्या दे दी है, मृतकों की पहचान के लिए अधिकारी और स्वयंसेवक जो हैं वो घर घर जाएंगे। तो जस्टिस बागची ने पूछा आप इसे इंटरनेट पर क्यों नहीं अपलोड करते? तो द्विवेदी जी ने कहा कि छूटे लोगों की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, बस नाम और एपिक नंबर दर्ज करना, इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने गणना फॉर्म भरा है या नहीं। लेकिन ये जो छूट गए हैं वो मर गए हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप ये तो मालूम पड़ जाएगा कि फॉर्म भरा है कि नहीं, इस एपिक नंबर से मालूम पड़ जाएगा। कुल मिलाकर बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ियां हैं जिसको यहां पर साबित नहीं कर पा रहे हैं चुनाव आयोग के वकील। और इसमें जस्टिस सूर्यकांत भी सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां के नागरिकों को, देश के नागरिकों को अपना अधिकार है अपने बारे में जानने समझने का। और किसी और रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे भारत का इतिहास, भारत का संविधान जो है वो हमको, हमारे देश के नागरिकों को वो अधिकार देता है। आप इसको मैकेनाइज नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। और क्या कुछ कहा है यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने?
हाँ बिल्कुल राजीव जी, यही अभी चल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि भाई अपने नागरिकों का अपना अधिकार है और आप ये क्यों चाहते हैं कि बीएलए के पास जाकर नागरिक जाकर मालूम करें कि उसका नाम लिस्ट में कि नहीं है, उसे क्यों जाना पड़ेगा? आपके पास ऐसी कोई प्रक्रिया क्यों नहीं है कि आदमी को खुद मालूम पड़े कि उसका नाम कट गया है, किस आधार पर कटा हुआ है? और सबसे ज़्यादा विवाद इसी पर है कि आप बता रहे हैं कि 22 लाख लोग जो हैं वो उसमें मृत हैं, और इसी को लेकर विवाद है कि कौन मृत है और कौन मृत नहीं है। तो अब इस पर कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ही आपने उसको सर्चेबल हटा दिया। आप सर्च नहीं कर सकते उसमें जाकर, वेबसाइट पर जाकर उनकी जो आपने ड्राफ्ट सूची जारी की है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो एनडीए के सांसद हैं राजीव जी, उनके पास भी कई एपिक कार्ड हैं। ये बताया, कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए की सांसद वीणा देवी जो हैं, उनका तेजस्वी का आरोप है कि कांग्रेस की इसकी एनडीए की सांसद वीणा देवी जो हैं, उनके पास 2 एपिक कार्ड हैं। ये उनका साफ तौर पर कहना है। तो ये आरोप तो लग रहे हैं राजीव जी निश्चित तौर पर कि ये क्या किया इन्होंने और क्या नहीं किया, किस तरीके से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही हैं और इसमें राकेश द्विवेदी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राकेश द्विवेदी यहाँ पर खुद को बाएं दाएं ढंग से बताने और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और मजेदार तथ्य यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ राकेश द्विवेदी अपने मुवक्किल यानी चुनाव आयोग को बचा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को क्या यहाँ पर राकेश द्विवेदी बचाते हुए, क्योंकि हालांकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं अभी भी उतने गंभीर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जितने गंभीर सवाल पूछे गए इधर याचिकाकर्ताओं के लिए जो सवाल पूछे गए थे। तो एक बहुत ही यहाँ पर एक ताबड़तोड़ कहें तो अपनी बात, दलीलें पेश की जा रही हैं। अब याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं और अब राकेश द्विवेदी कहां, किस दिशा में कितनी अपनी बात रख पाएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन राकेश द्विवेदी ये कह रहे हैं कि हमको वो सारे अधिकार हैं। और एक तरफ यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने, माफी चाहूंगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चलिए ये मान लिया कि एसआईआर का आपके पास अधिकार है। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ चलिए एसआईआर का आपको अधिकार है एसआईआर करने का, और एसआईआर की प्रक्रिया जो है उस पर हम बात करते हैं। हाँ, ये उन्होंने कही, एसआईआर की प्रक्रिया पे हम बात करते हैं। ये मान लिया कि एसआईआर करने का आपको अधिकार है। और इसलिए यहाँ पर ये राकेश द्विवेदी की जो बातें हैं, उनकी जो दलीलें जो वो पेश कर रहे हैं, उन दलीलों को यहाँ पर थोड़ा और समझने की जरूरत है, दूसरे ढंग से समझने की जरूरत है कि क्या राकेश द्विवेदी की दलीलों में उतना दम है जो दलीलें जो उधर जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उन लोग जो वरिष्ठ वकील, सीनियर एडवोकेट्स जिनने जो बातें अपनी रखी थी, उन बातों को काट पाएंगी इनकी दलीलें? क्योंकि यहां अभी तक आर्टिकल 324 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 327 की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात कर रहे हैं। आप इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की बात और राजेंद्र प्रसाद तक की बात कर डाले। आप बात जो है सबकी कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोग जो अभी छूटे हुए हैं, जिनसे आप दस्तावेज मांगेंगे, 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, आप ये बता रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे लोगों को योगेंद्र यादव ने खड़ा कर दिया जिनका नाम मृतकों की सूची में है, और लेकिन वो जिंदा है, तो इसको आप नाटक करार दे रहे हैं। ये सारी बातें हैं, इसलिए यहां पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अमलेंदु जी की क्या आखिर ओवरऑल यहाँ राकेश द्विवेदी क्या उन तथ्यों दलीलों पर खरे उतर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आता है। राजीव जी, लगता तो नहीं है कि तथ्यों पे और दलीलों पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन भाषण तो अच्छा दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाषण दे रहे हैं और लगता है शायद भाषण के लिए ही भेजा गया है। या तो चुनाव आयोग राजीव जी मुतमईन है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा, और या फिर उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 2 बातें हैं राजीव जी, इसमें यही लगता है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क कानून की कसौटी पर नहीं है। और जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा भी कि भाई ये जो आप कहते चलिए हमने मान लिया आपको अधिकार हैं। एक तो पहले आपको अधिकारों को ही लेकर यहाँ सवाल उठाए गए हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए तो आपने क्या किया है ये बताइए। और आप इसको उन्होंने कहा साफ तौर पर जस्टिस बागची ने कि भाई आप इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड करते। इस पर जो द्विवेदी जी ने जवाब दिया, वो द्विवेदी जी का जवाब राजीव जी ये था कि साहब हमने BLAs जो है, मतलब पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको लिस्ट दी हुई है, हमारे स्वयंसेवक जो है वो घर घर जाएंगे। तो इस पर उनसे पूछा गया कि भाई आपने
जस्टिस सूर्यकांत ने ही सवाल किया कि भाई क्यों कोई व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के पास जाए, ये साफ साफ बताइए। और एक मतदाता का अपना अधिकार है जानने का कि भाई मेरा क्या स्थिति है मेरे वोट की, और मेरा वोट है कि नहीं है, कहाँ कटा है, तो ये उसको साफ तौर पर जानना चाहिए। ये उनकी तरफ से राजीव जी साफ तौर पर कहा गया। और जस्टिस बागची ने राजीव जी कहा कि दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो सुओ मोटो डिपार्चर जो है वो परमिसिबल स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है उनका है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए राजीव जी कि जो दो महत्वपूर्ण बातें, तो स्वप्रेरणा से हटना केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार है। मानक प्रक्रिया के अनुसार लोगों को अपील करने का अवसर देने के लिए प्रचार आवश्यक है। जो बात राजीव जी एडवोकेट फौजिया शकील ने और एडवोकेट रश्मि सिंह ने उठाई थी, वही बात की आपको एक अगर आप हटाते हैं किसी व्यक्ति का नाम तो आपको अखबार में विज्ञापन करना होगा, उसका आपको प्रचार करना होगा। बिल्कुल। और ये जानने का मौलिक अधिकार कि लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, व्यापक प्रचार की मांग करता है। अगर कोई अनपढ़ भी है तो उसे पड़ोसियों परिवार के सदस्यों के माध्यम से पता चल सकता है। तो द्विवेदी ने कहा प्रचार हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो। तो राजीव जी अब तो सवाल ठीक पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दिख ये रहा है। तो अब बाकी फैसला क्या आएगा वो हम नहीं जानते। अब जो सवाल जवाब चल रहे हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो वैधानिकता पर पूछे जा रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग जो कर रहे हैं, वो आप वैधानिक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आ रहे हैं। जब राजीव जी अगर ये पूछ लिया गया कि एक व्यक्ति का अगर नाम हटाना है तो आपको उसका प्रचार करना पड़ेगा, यानी कि राजीव जी अगर 65 लाख लोगों के आपने नाम हटाए हैं तो 65 लाख लोगों के बारे में आपको प्रचार करना पड़ेगा। और फिर यहाँ लाल बाबू हुसैन मामला आ जाता है, आपको जारी करनी पड़ेगी और लाल बाबू हुसैन मामला राजीव जी फिर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब आज इंटरिम ऑर्डर, मुझे लगता है राजीव जी कि कुछ भी मतलब आए वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आना चाहिए, ऐसा लगता है। जो अब वैधानिकता को लेकर सवाल उठे, बिल्कुल फंसा हुआ इसी में है। जैसे सूर्यकांत ने साफ साफ बोला कि अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, आपकी लिस्ट में 22 लाख लोगों को आपने बताया कि वो मृत डेड हो गए हैं, इसीलिए इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम हमने हटा दिया है और पाए गए हैं, तो उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? इन्होंने सवाल किया कि उनके नाम आप क्यों नहीं बता रहे हैं, ब्लॉक और उपमंडल स्तर पर तक क्यों नहीं आप बता रहे हैं? आपको सब डिविजनल स्तर पर भी बताना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर भी बताना चाहिए, कम से कम बताना तो चाहिए। इस पर राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग कहता है कि सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि बूथ स्तर के एजेंट भी बता रहे हैं। सिर्फ बीएलओ ही नहीं बल्कि हम बूथ स्तर के एजेंट के थ्रू भी बता रहे हैं। इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं आप सभी मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते हैं? इस पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर आप इसे सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वही गायब हो जाएगी। इस नैरेटिव को ही खत्म कर दिया जाएगा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। बात तो सही है कि आप और याचिकाकर्ता कह भी रहे हैं, याचिका एक लगाई थी एडीआर ने 6 अगस्त को कि हमको ये पूरे नाम आप दीजिए और आप डाल नहीं रहे हैं, ये बात यहां पे कही गई। और इसके अलावा इसके बाद जो बात आई वो बहुत अब तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से। जस्टिस बागची ने कहा हम आपके कुछ ना करने की आलोचना नहीं कर रहे हैं, पारदर्शिता से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। आप इसे वेबसाइट पर डालने का एक अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते जिसमें उन लोगों की स्पष्ट पहचान हो जो सूची में नहीं है और कारण भी बताए जाएं ताकि वे सुधारात्मक उपाय कर सकें। इस पर द्विवेदी ने कहा कि राज्य सरकार की वेबसाइट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट तो है, तो द्विवेदी ने कहा पंचायत वगैरह के लिए राज्य के सीईओ की एक वेबसाइट है, उसे वहां डाल दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा तो कोई बात नहीं। द्विवेदी ने कहा हमने सूची डाल दी है, कौन ड्राफ्ट रोल में है कौन नहीं। जस्टिस बागची ने कहा ऐसा लगता है कि यह सूची के रूप में नामों का खुलासा नहीं है, ये एक ऐसे फॉर्म में है जहां एपिक नंबर डालना होता है वगैरह और फिर जानकारी आती है अगर आपके पास ड्राफ्ट सूची जैसी, गणना सूची जैसी हो। द्विवेदी ने इस पर कहा कि फिलहाल 2025 में लागू होने वाली ऑपरेटिव सूची में से किसी का नाम नहीं हटाया गया है, बशर्ते अंतिम सूची आ जाए, उसके बाद ही पिछली सूची को बदला जाएगा। आज तैयारी का काम है, हमने किसी का नाम नहीं हटाया है, हमने वहां मौजूद सभी लोगों को फॉर्म दे दिया है, पहले से भरा हुआ फॉर्म एपिक नंबर के साथ आधार एपिक का विकल्प दिया है। अब यहां कहने कि आधार एपिक का विकल्प दिया है, एपिक कार्ड अपने आप में नहीं हो सकता। जस्टिस बागची ने कहा कि क्या मतदाता सूची में संशोधन से एपिक रद्द हो जाएगा? एपिक कार्ड केवल प्रारंभिक जांच करके ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के तहत रद्द किया जा सकता है।
यहाँ फंस गया राजीव जी चुनाव आयोग फंसा है, यहाँ बुरी फंस तरह गया। से, बहुत बुरी तरह फंसा है। और यहाँ जो कहा जो इन्होंने कि साहब हमने कोई नाम नहीं हटाया है और ये अभी ड्राफ्ट है, तैयारी चल रही है, आखिरी उसमें जो आएगा तब हम बदलेंगे। यानी योगेंद्र यादव ने कहा था वही षड्यंत्र जो है चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है कि वो षड्यंत्र कर रहा है कि हम 25 सितंबर को जो है आपको मालूम पड़ेगा कि आपका नाम नहीं है। फिर अभी साफ कह रहा है कि नहीं, हमने तो पुरानी लिस्ट हटाई ही नहीं, पुरानी लिस्ट है अभी भी, और इसी पे ये कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये लिस्ट जो है इस लिस्ट के रूप में नामों का खुलासा नहीं है। आप जो नाम बता रहे हैं ये जस्टिस बागची कह रहे थे, और यहाँ एक ऐसे फॉर्म में जहां एपिक नंबर वगैरह डालना होता है और फिर जानकारी मिलती है अगर आपके पास ड्राफ्ट जैसी गणना सूची हो तो ड्राफ्टेड लिस्ट हो, एनुमरेशन लिस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं। इसके बाद फिर राकेश द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि फिलहाल 2025 में लागू होने वाली ऑपरेटिव सूची से किसी का नाम नहीं हटाया गया है, यानी कि 1 जनवरी या जनवरी 2025 तक जो 7 करोड़ 90 लाख 89 लाख की बात है, 7 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हमने नहीं हटाए हैं, उस सूची में है। अंतिम सूची जब तक नहीं बनेगी तब तक वो रहेगी। अभी हम तैयारी का काम कर रहे हैं, हमने किसी का नाम नहीं हटाया है। हमने वहां मौजूद सभी लोगों को फॉर्म दे दिया है, एपिक नंबर के साथ पहले से भरा हुआ फॉर्म, आधार, एपिक का विकल्प दिया है। एपिक कार्ड अपने आप में नहीं हो सकता, ये सारी बात कह रहे हैं। उसके बाद जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा जांच करके ही अब यहां पे बता रहे हैं कि एपिक कार्ड आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते जब तक कि प्रारंभिक जांच नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के अधिनियम की धारा 22 के तहत रद्द किया जा सकता है, उससे पहले आप रद्द नहीं कर सकते। ये बात यहां पर कह रहे हैं जस्टिस बागची। जस्टिस बागची ने कुल मिलाकर इनको पकड़ लिया है वहां पे जहां पे ये बचने या छुपने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग जहां खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है वहां पर जस्टिस बागची ने इनको पकड़ लिया है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी बातें चल रही हैं। जस्टिस बागची ने पूछा कि आपने जो किया है वह यह है कि आपने एक क्वेरी पर डाटा उपलब्ध करा दिया है, इसके बजाय अगर आप पूरा डेटा वेबसाइट पर डाल दें तो वो नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आप आम जनता के लिए सूचना जारी कर सकते हैं कि इस तरह से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थानीय स्तर के प्राधिकारी के पास सूची होने का मतलब है कि ग्रामीण उस अधिकारी की दया पर निर्भर है। तो द्विवेदी ने कहा कि जिलों के ERO की वेबसाइट है, हर जिले के लिए एक। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा बिल्कुल इसका कृपया प्रचार करें। किसी मामले में अगर किसी जिले में ऐसी वेबसाइट नहीं है तो पड़ोसी जिले की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे मैनुअल समस्याएं कम होंगी। जी, अभी सलाह दी जा रही है, फिर सलाह दी जा रही है। जो सलाह पहले भी दी गई वही सलाह कि आप इसका प्रचार कीजिए, और इसके बाद देखिए झूठ का पुलिंदा। हाँ। अरे भाई, इस जिले का की वेबसाइट को मैं गांव के किसी एक गांव की वेबसाइट को अगर अमेरिका लंदन में खोल सकता हूं तो यहां पर, और दूसरी चीज कि चुनाव आयोग के पास अगर अपनी वेबसाइट है तो वो फिर इधर उधर बाएं दाएं बगले झांकने की क्यों कोशिश कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप एपिक नंबर हमको चेक करना है तो हम तो जाके ECI.in पे देखते हैं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं, हम वहां देखते हैं। आप यहां पे चुनाव आयोग जो है वो बरगला रहा है, मिसलीड कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कोर्ट को। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहा है राजीव जी। इसको कहा जाएगा मुहावरे की भाषा में तो सुप्रीम कोर्ट की आंखों में चुनाव आयोग धूल झोंक रहा है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब अदालत इसको समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, हम नहीं कह सकते अदालत इसको कितना समझ रही है कितना नहीं समझ रही है। लेकिन जो कल तर्क दिया था राजीव जी योगेंद्र यादव ने, और आज जो वैधानिकता पर सवाल उठे हैं चुनाव आयोग की, उस पर क्या है असली बात, उस पर होनी चाहिए राजीव जी। एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि यह मामला आज खत्म नहीं होगा, यानी इस पर आगे लंबी बहस चलेगी। इंटरिम आदेश इस पर राजीव जी कुछ आ सकता है, ये संभावना दिख रही है। ये तो दिख रही है। हाँ। कि ये संभावना बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि अंतरिम आदेश की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी भी चुनाव आयोग जो है उसको गोलमोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये दिख रहा है। चुनाव आयोग किसी भी तरह चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से खड़े हुए वकील राकेश द्विवेदी जो हैं वो यहाँ पर गोलमोल बताने की कोशिश कर रहे हैं, और किस ढंग से कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। इसको आप अलग अलग स्तर पे इसका प्रचार कीजिए, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज कह रहे हैं। लेकिन बात है कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लेवल के जो हैं बागची कह रहे हैं कि मृत या अस्तित्वहीन के रूप में लोगों को चिन्हित करना और ये बताना कि उनका नाम उसमें नहीं है। फिर उसके बाद फिर ग्रामीण BLO के समय की जो बात है, यहाँ जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे हैं कि BLO के जरिए भी द्विवेदी कह रहे हैं जिला स्तर पर किया जा सकता है इसे।
क्या कर सकते हैं, ये विचार चल रहा है। बिल्कुल विचार चल रहा है कि हाँ ये आप सही कह रहे हैं, इसको जिला स्तर पे कर लेते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं इसको ब्लॉक स्तर पे कर लेते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं ये मंडल स्तर पे कर लेते हैं। ये बातें चल रही हैं, विचार चल रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है यही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसकी बात यहां नहीं चल रही है। ये इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी चर्चा होनी चाहिए और जिस पर इतनी बहस हुई। 3 दिन से आखिर बहस क्यों हुई? 3 दिन में बहस हुई राजीव जी, और यही सवाल है कि आपकी वैधानिकता पर सवाल है कि आपको यह अधिकार प्राप्त है कि नहीं है। उसका जवाब देना चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पूछे कि भाई आपको अधिकार है कि नहीं है। अधिकार प्राप्त है तो किस तरीके से आपको अधिकार प्राप्त है, आपने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं, इससे सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सवाल यह कि आपको करने का अधिकार ही नहीं है। इस पे बात होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट की बात न करके आप ईआरओ, डिस्ट्रिक्ट ईआरओ की बात कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट की बात कर रहे हैं। इससे दुखद और क्या हो सकता है? आपको जो बात, मुझे अगर इलेक्शन से संबंधित मुझे अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, उसमें नाम चेंज करवाने, एड्रेस इसके पीछे भी राजीव जी एक घपला है। और घपला यह है कि अगर एक वेबसाइट पे होगा तो डुप्लीकेसी पकड़ी जा सकती है। जैसे विजय कुमार सिन्हा का आया कि उनका 2 जगह पे एपिक कार्ड है, अलग अलग जिलों में होगा तो वो डुप्लीकेसी नहीं पकड़ी जाएगी। ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट कैसे पकड़ता है इन बातों को, जिसको आप पकड़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इन बातों को कैसे पकड़ता है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर मसले पे बहुत जिस गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता के साथ चुनाव आयोग को अपनी दलीलें पेश करनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। दलीलों में ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल, और इस पर राजीव जी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बेशक उनकी अपनी विचारधारा होगी, हम कह रहे हैं कि सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ जो है चुनाव आयोग से कहा जा रहा है। और जस्टिस बागची ने कहा कि आधार कार्ड पहचान और निवास के लिए एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। ये बात कही है राजीव जी। अब देखना ये कि जस्टिस बागची ने हाँ, अब देखना ये कि जो बात कही है जस्टिस बागची ने, ये फैसले में आती है कि नहीं आती है राजीव जी? बिल्कुल, यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में एक कॉलम में मृत, प्रवासी जो यहाँ से चले गए आदि का उल्लेख भी करें। आपकी 11 दस्तावेजों की सूची नागरिक अनुकूल प्रतीत होती है, लेकिन आधार और एपिक कार्ड आसानी से उपलब्ध है। आपके नोटिस में कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अपना आधार और एपिक भी जमा कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कही है कि आप उसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भी शामिल करिए। और लेकिन वही है ना, अभी भी सलाह है। हाँ, अभी भी सलाह है, अभी भी आदेश नहीं है। इस पर द्विवेदी कह रहे हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म जमा किए। इस पर कह रहे हैं जस्टिस बागची कि आप प्रत्येक मतदाता की पहचान की प्रारंभिक जांच के लिए गहन सर्वेक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। शक्तियां प्रथम दृष्टया पता लगाने योग्य हैं, इसीलिए हम इसमें बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन आपका तरीका उचित होना चाहिए। नागरिकों को कुछ राहत देनी चाहिए। प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को पात्र बनने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिस बागची। शुड नॉट स्ट्रेन पर्सन टू बिकम एलिजिबल, ये बात उनके ऊपर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए कि इसकी पात्रता को गेन करने के लिए क्या करना है, कैसे किया जाए, वो दबाव डालने की आप कोशिश मत कीजिए। और इधर सूर्यकांत कह रहे हैं कि आपको इसमें आधार को भी और एपिक को भी जोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि इसमें हमने, लेकिन यहाँ द्विवेदी कह रहे हैं हमने ऑलरेडी 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म जमा कर लिए हैं। 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म जमा कर लिए हैं, तो क्या सबने अपने आधार डॉक्यूमेंट दे दिए? सबके डॉक्यूमेंट्स सही हैं? ये आपने जांच कर ली? बिल्कुल सवाल उठता है। बिल्कुल सवाल उठता है राजीव जी। और शायद प्रशांत भूषण ने इस पर कुछ कहा, तो उस पर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रशांत भूषण, मतलब श्री भूषण, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चुनाव आयोग को अभी अभी आंकड़े मिले हैं, वे उनका विश्लेषण करना है। तो प्रशांत भूषण ने कहा कुल मतदान केंद्रों पर लोगों की सिफारिश नहीं की जा रही है। जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव परीक्षण अधिकारी इसे स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो द्विवेदी ने कहा कि यही समस्या है कि दिल्ली में बैठा ADR इस आंकड़ों के खनन के क्षेत्र में दखल दे रहा है।
मतलब दिल्ली में बैठा हुआ जो है एडीआर, वो जो है ये इसमें दखल दे रहा है, ये बड़ी खराब बात है, ये द्विवेदी साहब का कहना है। राजीव जी बिल्कुल, प्रशांत भूषण ने कहा कि मिलॉर्ड 3 कार्ड की बात आप कीजिए। 3 कार्ड की बात हुई थी जिसमें वो राशन कार्ड को भी जोड़ना चाहते हैं, राशन कार्ड को भी। तो उसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि हमारे बाद के जो हम आदेश कहेंगे देंगे, हमने केवल 2 आधार और एपिक कार्ड की बात कही थी चुनाव आयोग से उस समय। जस्टिस बागची कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 कार्ड की बात कही थी उस समय, और उसमें आधार कार्ड और एपिक कार्ड की बात की थी। कृपया अलग से नोटिस जारी करके आधार कार्ड के बारे में स्पष्टीकरण दें। यहां पर जस्टिस बागची ने स्पष्टीकरण मांगा है चुनाव आयोग से कि आपने आधार के बारे में आप अलग से स्पष्टीकरण दें। और उसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि अगर लोग इस छूट से खुश हैं तो जहां तक उनका सवाल है ये अध्याय समाप्त हो गया है। अगर ये छूट मिल गई है तो ये अध्याय समाप्त हो गया है। इस पर प्रशांत भूषण बीच में बोलते हैं और फिर जस्टिस सूर्यकांत प्रशांत भूषण को बोलने नहीं देते हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं अगर लोगों की सिफारिश नहीं की जाती तो मामला दूसरे चरण में जाएगा। अगर लोगों की सिफारिश जो है वो नहीं होती है तो मामला फिर सेकेंड फेज में जाएगा। और बागची कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण जी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। प्रशांत भूषण को कह रहे हैं कि आप बीच में जैसे बोल रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में और कह रहे हैं डोंट जंप दैट गन। ये फ्रेज कह रहे हैं कि आप डोंट जंप दैट गन। और उसके बाद फिर द्विवेदी कह रहे हैं दिल्ली में बैठा एडीआर डेटा माइनिंग करना चाहता है, हमें मतदाताओं की चिंता है। डेटा माइनिंग करना चाहता है एडीआर दिल्ली में बैठा हुआ, जबकि हमको मतदाताओं की चिंता है यहाँ। लेकिन ये देखिए ये बहुत गंभीर और बहुत गलत लहजे में गलत लहजे में अपनी बात कह रहा है चुनाव आयोग। बहुत गलत लहजे में एडीआर के लिए चुनाव आयोग ये बात कह रहा है। तो लेकिन ये दिख रहा है कि राकेश द्विवेदी जो हैं वो किस लहजे में बात कर रहे हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है, और उनका लहजा ठीक नहीं है। और एडीआर को जिस ढंग से उन्होंने बात कही है वो साफ दिखाई दे रही है कि एडीआर के लिए वो उनका लहजा ठीक नहीं है यहाँ पे। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, समझ में आ रहा है कि उनका लहजा ठीक नहीं है और तर्कों के आधार पर और कानून की कसौटी पर कोई बात नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, ये साफ तौर पर राजीव जी समझा जा सकता है। और जो सवाल पूछे हैं जस्टिस बागची ने या जस्टिस सूर्यकांत ने, राजीव जी उन सवालों के जवाब जो पूछे गए हैं चुनाव आयोग से, मुझे लगता है उनके जवाब भी उनको मिलने चाहिए और इसको बाध्य किया जाना चाहिए चुनाव आयोग को कि जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सवाल उनके जवाब मिलें और जो आप सलाह दे रहे हैं वो सलाह आदेश में बदलें, ये साफ तौर पर होना चाहिए राजीव जी। जो ये सलाह तो पहले भी अभी भी सलाह दी जा रही है, अभी भी सलाह दी जा रही है, और वो तो शपथ पत्र देकर कह रहा है कि आप हमको सलाह नहीं दे सकते, नहीं मानते हम आपकी सलाह को। तो आपकी सलाह नहीं मानेगा चुनाव आयोग, तो इसलिए आपको आदेश देना चाहिए कि ये आदेश आपके लिए है। और जैसा कि जैसे सूर्यकांत ने कहा कि अगर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो फिर लोगों का मसला हल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है राजीव जी, आधार कार्ड जुड़ जाता है, एपिक कार्ड जुड़ जाता है, ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर मसला हल हो जाएगा। फिर किसी को अपने माता पिता का कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं राकेश द्विवेदी। जिस ढंग से बातें रख रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा वो झल्लाए हुए नजर आ रहे हैं। और इतने वकीलों को उन्होंने सुना, एक नहीं बल्कि 2-2 दिन तक राकेश द्विवेदी चुपचाप बैठे रहे, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा और चुनाव आयोग के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे और उन आरोपों को साबित करने की कोशिश हुई और खासकर अलग अलग धाराओं के जरिए संवैधानिक रूप से ये प्रक्रिया सही है कि गलत है ये बताने की कोशिश होती रही। और अब जब चुनाव आयोग को बोलने की बारी आई है तो चुनाव आयोग जिस ढंग से अपनी बात रख रहा है उनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। चुनाव आयोग को भी उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अब ये कोर्ट है, कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं। एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि हम जिला स्तर पर सूची जारी करेंगे स्पष्ट रूप में, तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम बस यह जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये स्पष्ट है, यानी राजीव जी अब यहाँ आ रही है कि आपको नाम बताने होंगे आपने जिनके मृत्यु कह के, ये जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से कहा कि आप ये कब तक कर सकते हैं, तो जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि आप 48 घंटे में इसको कीजिए। ये है 48 घंटे में आप जिला स्तर की जो आप बता रही वेबसाइट पर करेंगे, चलिए आप जिला स्तर पर कीजिए, लेकिन
पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि पूनम देवी का नाम इसलिए कटा है चूंकि पूनम देवी की मृत्यु हो चुकी है। तो आपको ये नाम, पते, एपिक नंबर, किस परिवार से, ये सब चुनाव आयोग को देना होगा। ये 48 घंटे के अंदर एक तरीके से राजीव जी ये जस्टिस बागची का सुझाव है। एक आदेश के रूप में ही इसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर राकेश द्विवेदी ने कहा कि हम जिला स्तर पर पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे और क्लियर रूप से हम कह रहे हैं, इन अ क्लियर फॉर्म हम पूरी की पूरी सूची जो है हर जिला स्तर पे हम हर जिले में बिहार की 38 जो जिले हैं उसमें हम जारी कर देंगे। इस पर जस्टिस बागची का कहना है, जॉय माल्या बागची का कहना है कि हम बस ये जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट दिस इन्फो इन पब्लिक डोमेन, कि हाँ किसका नाम है, किसका नाम काटा है तो क्यों काटा गया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर पूनम देवी, सोनम देवी या रोहन, सोहन, मोहन कोई भी हो, उनका नाम काटा गया है तो क्यों काटा गया है, उनके परिवार को पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि आप ये कब तक कर सकते हैं, और इसके ये अभी मतलब ये बोला गया, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि आप कब तक कर सकते हैं, तो जस्टिस बागची ने तुरंत बोला कि 48 घंटे का सुझाव हम देते हैं आपको, हम सुझाव देते हैं कि आप 48 घंटे के अंदर इसको कीजिए। ये सुझाव उनको दिया गया है। बिल्कुल राजीव जी, और ये भी कहा उन्होंने द्विवेदी ने कि जो प्रवासी नागरिक हैं उनके लिए हम अखबार में विज्ञापन जारी करेंगे, ये भी कहा। तो इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आप इसको कब करेंगे, इसको तुरंत कीजिए, इसको जो है ये जल्दी कीजिए। और ये कहा है द्विवेदी ने कि हम जो है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कि वो अपने नाम जो है किस तरीके से चेक करें, ये हम विज्ञापन दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है राजीव जी। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग ने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 48 घंटे में ये एक आदेश की तरह दिखाई दे रहा है कि 48 घंटे में इसे करने का आदेश है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही जा रही है कि 48 घंटे में आप ये पूरी सूची जारी कीजिए, 48 घंटे के अंदर ये बात कही जा रही है यहाँ पे अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मामले को अगले शुक्रवार को रखेंगे। तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण खड़े हो गए और उनका कि नहीं, 65 लाख जो इसमें शामिल नहीं हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी, वे कहते हैं कि हो गई है। और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह उचित नहीं है, हाँ तो हमें पूरा करने दीजिए। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जांच शुरू होने दीजिए, जिलों की वेबसाइट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि वे इसका पालन कैसे करते हैं, ये उन्होंने कहा राजीव जी कि ये हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ने कहा कि इसका पालन कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं। और अगले शुक्रवार को जो सुनवाई करने की बात कही जस्टिस सूर्यकांत ने, लेकिन इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 65 लाख जिनके नाम शामिल नहीं हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी, और ये कहते हैं कि जांच हो गई है। तो इस पर जो द्विवेदी हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है और इसे हमें पूरा करने दीजिए। जब उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने दीजिए तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जिलों की वेबसाइट भी नहीं है तो ये इसको कैसे बता सकते हैं कि साहब इन्होंने कर दिया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको लागू करते हैं, इसको हमें देखना होगा। राजीव जी, अभी बहस चल रही है चूंकि गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो उठकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है कि ये जिस तरीके से कर रहे हैं ये अभी नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर है। और चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि जो विज्ञापन आप देंगे वो एक लेमैन फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी एक आम नागरिक जो है, जो हम लोग कहते हैं राजीव जी की समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो है उसको भी समझ में आए, पता है ये विज्ञापन ऐसा होना चाहिए, आप इसको इस तरीके से देंगे। तो ये राजीव जी एक बड़ी, एक तरीके से कहा जाए स्लैप जो कह सकते हैं चुनाव आयोग के गाल पे वो पड़ा है कि आपको सर्व शक्तियां नहीं है। ये चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया कि हम ये मानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। और जो अब ये कहा गया है कि शुक्रवार को जब सुनवाई होगी उससे पहले आपको 48 घंटे में ये विज्ञापन देना होगा, विज्ञापन में भी आपको ये बताना होगा कि ये आम आदमी इसको समझ सके।
एक जो कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसलिए हटाया गया है चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये यानी साफ तौर पर यह है कि आपको नाम देने होंगे, उनके एपिक नंबर देने होंगे और सर्चेबल बनाना होगा वेबसाइट को। भले ही आप जिलों की वेबसाइट पर दें, जिसका नाम कटा है उसके परिवार को आपको बताना होगा। यह साफ तौर पर राजीव जी एक तरीके से कहा जाए यहां एक जोरदार बहस हो रही है, जोरदार बहस कह सकते हैं हो रही है। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को अगले शुक्रवार को रखेंगे, नेक्स्ट वीक फ्राइडे के लिए इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सूर्यकांत इस पर गोपाल शंकर नारायण खड़े होते हैं, बोलते हैं कि 65 लाख इसमें शामिल नहीं है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं जिनकी जांच होनी ही थी, वे कहते हैं कि हो गई है। और इसके बाद फिर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है तो हमें पूरी करने दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप हमको करने, दिस इज नॉट फेयर, ये कह रहे हैं यहां चीखते हुए राकेश द्विवेदी कि दिस इज नॉट फेयर। उसके बाद फिर यहां थोड़ी सी और बहस होती है, आगे बढ़ती है। गोपाल शंकर नारायण फिर खड़े होते हैं, कहते हैं कि जांच शुरू होने दीजिए, जिलों की वेबसाइट भी नहीं है, आप जिलों की बात कर रहे हैं कि हर जिले में हम सबके नाम डालेंगे, पूरी लिस्ट डालेंगे जिनके नाम कट गए हैं, हट गए हैं, तो जिलों की वेबसाइट भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि अभी अगले शुक्रवार तक की आगे डेट बढ़ाने की कोशिश। यहां राजीव जी ये भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर, कि हम इस मामले की निगरानी के लिए रख रहे हैं इसे, निगरानी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये राजीव जी साफ तौर पर कहा है कि हम इसकी निगरानी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से कहा कि आप अपने अधिकारियों से ऐसा करने को कहें और फिर जिला अधिकारी से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करें और इसे औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में दर्ज करें। यानी ये रिकॉर्ड पे ले लिया गया है, अब चुनाव आयोग यहां से भाग नहीं सकता, उसको ये वेबसाइट भी बतानी होगी। जो कह रहे हैं कि जिलों की वेबसाइट है तो जिलों की वेबसाइट पर रखना पड़ेगा, जबकि गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि जिलों की वेबसाइट नहीं है। तो अगर चुनाव आयोग ने राजीव जी यहां गलत बोला है तो अवमानना का मुकदमा चुनाव आयोग पर चल सकता है कि उनके वकील ने कहा कि जिलों की वेबसाइट है उस पर हम रखेंगे और 48 घंटे का समय दिया गया है कि आपको बताना होगा किसका नाम कटा है, उसके परिवार को आपको बताना होगा कि आपने इसका नाम काटा है, ये नहीं होगा। और इस पर जो है चल रहा है, इस पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण हैं, उन्होंने कहा कि जिन्हें हटाने के लिए 65 लाख लोग जिन्हें हटाने के लिए जांच की आवश्यकता है जो हो चुकी है, जांच का विवरण सार्वजनिक किया जा सकता है। जिला स्तर की कोई वेबसाइट नहीं है, हमने अभी गूगल पर जांच की है, वहां कोई वेबसाइट नहीं है। गोपाल शंकर नारायण ने जोर देकर कहा राजीव जी कि हमने अभी गूगल पर जांच की है, अभी की है और इसमें कोई भी वहां पर नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो कैसे अनुपालन करते हैं हम देखते हैं, हम देखेंगे कि कितना निवारण होता है। इस बीच में व्यापक प्रचार करेंगे कि अमुक वेबसाइट पर लोग इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आम आदमी के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। साफ तौर पर चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि ये आम आदमी के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। आप अपनी रिपोर्ट में यह भी बता सकते हैं कि किस स्तर की सूचियां जांच के लिए उपलब्ध हैं। अगर बीएलओ के कार्यालय में पर्याप्त जगह है तो उन्हें वहां भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद यहां पर बृंदा ग्रोवर भी खड़ी हो जाती हैं। एडवोकेट बृंदा ग्रोवर कह रही हैं इट शुड बी मशीन रीडेबल, देयर हैज बीन अ स्कैम। कह रही हैं बृंदा ग्रोवर कि ये मशीन रीडेबल होना चाहिए, यहां एक स्कैम हुआ है और स्कैम की जो उम्मीद आशंका जो जताई जा रही थी उसकी बात यहां कह रही हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि देखते हैं कि वे इसका कितना पालन करते हैं, हम देखेंगे कि कितना निवारण होता है। इस बीच वे इसका व्यापक प्रचार करेंगे कि फला वेबसाइट पर लोग इस तरह की जानकारी पा सकते हैं, ये आम आदमी के लिए सुविधाजनक होगी। चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं ये सूर्यकांत और कह रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्ट में ये भी बता सकते हैं कि किस स्तर की सूचियां जांच के लिए उपलब्ध हैं। अगर बीएलओ के कार्यालय में पर्याप्त जगह है तो वहां उन्हें प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए। उसके बाद द्विवेदी कह रहे हैं हम बीएलओ का मोबाइल नंबर भी उस पर दे देंगे, पब्लिश कर देंगे। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप बीएलओ का नंबर भी दे देंगे इस पर। इसके बाद फिर एडवोकेट बृंदा ग्रोवर कहती हैं कि यह मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला यानी मशीन रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक घोटाला है। इस पर वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे प्रारूप को बदल दिया है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ये खोज योग्य होना चाहिए, बोल रहे हैं कि इट हैज टू बी सर्चेबल, यानी वो भी कह रहे हैं कि सर्चेबल होना चाहिए। उन्हें 3 दिन का समय दिया जाए, उनको लेट
लेट्स ग्रांट देम 3 days टाइम, आज से 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में ये सर्चेबल और ये सारी चीजें, यानी 72 घंटे का समय दिया जा रहा है। 72 घंटे का समय है राजीव जी, और 3 दिन के अंदर आपको सर्चेबल फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेगी। जो घपला किया था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो सर्चेबल फॉर्मेट आपने हटा दिया था, अब वो नहीं चलेगा। ये सर्चेबल फॉर्मेट राजीव जी, अगर ये कहा जाए कि इंटरिम आदेश की तरीके से ही ये है, ये सुझाव नहीं है, ये आदेश ही एक तरीके से, तो ये चुनाव आयोग के गाल पे करारा तमाचा है कि वो जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट की आंख में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी दाल नहीं गली है, एक तरीके से ये समझा जाए। और इस पर बहस होगी अगले शुक्रवार को भी। अभी तो ये प्रक्रिया की बात हुई है राजीव जी, इसकी वैधानिकता और संवैधानिकता पर जो बहस चल रही है उसमें शुक्रवार को फैसला होगा कि ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है और इस चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि नहीं है। जी बिल्कुल, ये वैधानिकता पे तो अगले शुक्रवार को चर्चा होगी, अगले शुक्रवार को फिर से बहस होगी, लेकिन उस शुक्रवार से पहले 72 घंटे का समय यानी 3 दिन का समय दिया गया है। और 3 दिन के समय में इनको इसका प्रचार करना होगा, प्रचार के अलावा वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, सर्चेबल लाना होगा, जो कहा गया है सर्चेबल, जिसकी डिमांड यहां पर गोपाल शंकर नारायण और वृंदा ग्रोवर ने की है, इन दोनों वकीलों ने खड़े होकर की है। तो ये सारी चीजें एक तरह से एक जो राहत की बात हो रही थी, अंतरिम राहत की बात हो रही थी, वही यहां पर दिखाई दे रही है। ये चीजें यहां पर साफ साफ और एक बहुत ही गंभीर रूप से ये चर्चा उस दिशा में जाते हुए जहां हम कहें कि अंतरिम राहत की ओर ये बात बढ़ रही है। अमलेंदु जी, ये देखने को मिल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं इट हैज टू बी सर्चेबल, बिल्कुल ये सर्चेबल होना चाहिए। सर्चेबल के अलावा और इनको हम 3 दिन का ग्रांट देते हैं, 3 दिन के ग्रांट में लेट्स ग्रांट देम 3 days टाइम, इनको 3 दिन का समय हम देते हैं ताकि ये सारा काम कर पाएं, ये कहा गया है। और लेकिन क्या 3 दिनों में ये करेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग जिस शातिराना तरह से अभी तक करता रहा है वो दिखाई देता है, ये शातिराना अंदाज जो है वो दिखता है। और इसीलिए यहां पर पहले राकेश द्विवेदी कुछ बचाने छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि इतने सवाल पूछे गए हैं, विपक्ष पर सवाल दागे गए थे और अब जवाब देने की बारी जब आई है तो यहां पर चुनाव आयोग बगले झांकता हुआ दिखाई दे रहा है, झांकता नजर आ रहा है राजीव जी। और अब से और सवाल जवाब हो रहे हैं। सीनियर एडवोकेट जो है गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने कहा कि लेकिन ये आधार तो ले ही नहीं रहे। इस पर जस्टिस बागची ने कहा नहीं उन्हें लेना ही होगा, साफ तौर पे नहीं आधार लेना ही होगा, यह जस्टिस बागची ने कहा। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह एक वैधानिक दायित्व है, यह वहां होना ही चाहिए। राजीव जी, दोनों जजेस अब कह रहे हैं कि यह वैधानिक दायित्व है और यह होना ही चाहिए, आपको लेना होगा आधार। द्विवेदी ने कहा लेकिन यह खोज एपिक नंबर से होगी। तो जस्टिस बागची ने कहा कि आप सभी नाम बीएलओ कार्यालय के सामने चिपका रहे हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं है? ये सवाल पूछा कि आप जब सब कह रहे हैं कि हम बीएलओ के दफ्तर के बाहर चिपका रहे हैं तो वेबसाइट पर नाम क्यों नहीं है? अब इस पे कह रहे हैं क्योंकि ये गोपनीयता संबंधी फैसले का उल्लंघन करता है। वहां गोपनीयता नहीं है, वहां पे नहीं है गोपनीयता, वहां पे नहीं है। बीएलओ के क्या चिपकाना है, यहां गोपनीयता है। ये गजब तर्क है, गजब का तर्क दे रहे हैं यहाँ पे जस्टिस दोनों जजों के सामने राकेश द्विवेदी। और साफ साफ यहाँ पर गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि वो आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, आधार नहीं ले रहे हैं, जबकि आधार की बात कही गई थी। उस पर इन्होंने कहा नो दे हैव टू। जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा इनको लेना ही होगा, इनको लेना ही होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उसके बाद कहते हैं ये एक वैधानिक दायित्व है, इनका ऑब्लिगेशन है, ये स्टेचुअरी ऑब्लिगेशन है कि इनको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, ये वहां होना ही चाहिए, इट हैज टू बी देयर, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। उसके बाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ये जो सर्चिंग बट दिस सर्चिंग विल बी बाय एपिक नंबर के साथ ही होगा। तो इस पर कह रहे हैं अगर आप सभी नाम बीएलओ कार्यालय के सामने चिपका रहे हैं तो फिर वेबसाइट पर क्यों नहीं वेबसाइट पे आप दे सकते हैं। उसके बाद द्विवेदी कह रहे हैं कि ये गोपनीयता संबंधी फैसले का उल्लंघन करता है, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर मामला और इसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है। ये तमाम मामले अगर लिखित रूप से आदेश के हिसाब से अगर नहीं आते हैं तो फिर चुनाव आयोग अगले शुक्रवार को जब इस पर बहस होगी तो वही करता हुआ नजर आएगा, मनमानी करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल राजीव, लेकिन आदेश दिया है जस्टिस सूर्यकांत ने कि मंगलवार तक कर दीजिए,
ये सर्चेबल जो है ये मंगलवार तक कर दीजिए। शुक्रवार दोपहर 2 बजे हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। आप हमें बताएं कि आप क्या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। जिन लोगों ने भी फॉर्म जमा किए हैं वे सभी रोल पर हैं। बस एक लाइन श्रीमान द्विवेदी, चूंकि इस कार्रवाई के कुछ नागरिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे किसी नागरिक और व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करना, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। आधार जरूरी है। आधार जरूरी है। आधार जरूरी है। आधार, ये आधार की बात आ गई कि आधार जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं मंगलवार तक कीजिए, ट्यूसडे, आज थर्सडे है और चूंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी के दिन का दिन होगा, फिर 16 अगस्त जो है वो जन्माष्टमी की छुट्टी है, उसके बाद रविवार है, मतलब सैटरडे संडे, इसलिए मंडे ट्यूसडे 2 दिन का समय दिया गया है कि 2 दिन में आप इस पूरे काम को कर दीजिए और शुक्रवार को दोपहर 2 बजे हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। अभी इन्होंने बता दिया कि इस मामले की सुनवाई, जहां पर आपने ये सारे काम कर दिए, इसकी सुनवाई हम करेंगे। आपको इसका जवाब देना होगा कि आपने किया या नहीं। हम शुक्रवार को दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आप क्या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उस दिन। और उसके बाद जिन लोगों ने भी फॉर्म जमा किए हैं वे सभी रोल पर हैं, ये आप बताएंगे। जितने लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं वो आप बताएंगे, दिखाएंगे कि वो सब रोल पे हैं, यानी कि सब मतदाता सूची में हैं। ये बात नहीं कही गई है। हाँ, नाम नहीं काट पाएंगे। आप जो नाम काटने की बात कर रहे हैं, नाम नहीं काट पाएंगे कि कल को आप कहेंगे, जैसे कहा जा रहा था, जैसे योगेंद्र यादव ने कहा था कि अभी 65 लाख है, कल को बोल देंगे कि 1 करोड़ हो गया, तो ये नाम भी नहीं काट पाएंगे सभी लोग। और जिनके नाम आप काटे हैं उसको पब्लिश करेंगे, आप पब्लिसाइज करेंगे, उसका विज्ञापन के रूप में, फिर सर्चेबल इंजन के रूप में, यानी वेबसाइट पे भी सब जगह, और बीएलओ का नंबर भी आप देंगे, यह खुद कहा राकेश द्विवेदी ने। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और कह रहे हैं कि बस एक लाइन श्रीमान द्विवेदी जी, कि चूंकि इस कार्रवाई के कुछ नागरिक परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जैसे किसी नागरिक या किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित करना, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। किसी को आप मतदान से वंचित नहीं कर सकते, किसी को आप मतदान से वंचित नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर एक नागरिक प्रक्रिया भी है और इसीलिए आधार जरूरी है, इसीलिए यहां हम आधार कह रहे हैं। और इसके बाद जस्टिस बागची ने यह कहा कि अगर आप सभी नाम साइन बोर्ड पर चिपका रहे हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं चिपका रहे हैं? जब आप सभी नाम ऐसे साइन बोर्ड पे आप कह रहे हैं हमने सारे नाम डाल दिए हैं, तो वेबसाइट पे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसके बाद कह रहे हैं यहां पर द्विवेदी साहब कि एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि इसको जो प्राइवेसी है उसका पालन होना चाहिए और गोपनीयता होनी चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि किस उसमें कहा गया है कि इसको जो सर्चेबल फॉर्म में, इसको क्यों नहीं, इसको सर्चेबल फॉर्म में रख दीजिए। इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसको सर्चेबल फॉर्म में हम रख देते हैं। द्विवेदी ने खुद कहा कि इसको एक काम करते हैं कि अगर आप लोग कह रहे हैं तो इसको हम लोग साइन बोर्ड की तरह नहीं कि सबके नाम उसमें हैं, हम पीडीएफ में हम सर्चेबल फॉर्म में डाल देते हैं, जो ऑलरेडी पहले से है, जो पहले से था। आपने एपिक नंबर डाला, आपका पूरा आता पता सारी चीजें आ गई, वो सर्चेबल फॉर्म में आप डाल दीजिए। यहां पे जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ठीक है, सर्चेबल फॉर्म में डाल दीजिए, ठीक है। और सर्चेबल फॉर्म में मांग मेरा वृंदा ग्रोवर ने भी कहा, गोपाल शंकर नारायण ने भी खड़ा होकर कहा कि हमको सर्चेबल फॉर्म चाहिए और डिजिटल फॉर्म चाहिए, और वो देने के लिए यहां चुनाव आयोग तैयार है, मान गया है चुनाव आयोग यहां पे। तो एक बहुत गंभीर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अब चुनाव आयोग को बताई जा रही हैं कि चुनाव आयोग को क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। चुनाव आयोग यहां फंसा हुआ है बुरी तरह, चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। और जो लग रहा था कि शायद यहां पे एक शिथिलता आ गई थी, लेकिन वो शिथिलता नहीं, यहां पर अब चूंकि इतने सारे सीनियर एडवोकेट्स, बड़े बड़े वकील यहां पे खड़े हैं और उनके सामने थोड़ा दबाव में जजेस भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैसे उनके तर्कें, उनकी जो दलीलें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। राजीव जी, सीधी सी बात यह ना कि जज साहब बैठे ही न्याय करने के लिए हैं, तो संविधान से बाहर जाकर गैर कानूनी बात तो नहीं मान लेंगे ना। बिल्कुल भाई, कितना भी किसी की कुछ विचारधारा हो, जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा हो सकती है, हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन जो एक आम नागरिक का अधिकार है वो कैसे छीना जा सकता है? साफ सी बात तो यही है। और चुनाव आयोग आम नागरिक का मताधिकार छीन रहा है। तो राजीव जी, अब ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग के गाल पे करारा तमाचा पड़ा है, और वो जो नागरिक अधिकारों की हत्या करना चाहता था चुनाव आयोग, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। चुनाव आयोग के गाल पे करारा तमाचा राजीव जी आज पड़ा है।
इसके साथ साथ जब सर्चेबल इंजन की बात उन्होंने कही कि सर्चेबल इंजन बनाइए जहां सर्च कर पाए, तो वहां पे जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात और कही है। उन्होंने कही कि लेकिन एपिक नंबर तो होना ही चाहिए, एपिक नंबर तो होना ही चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना ही चाहिए। अगले शुक्रवार को इस पर हम विचार करेंगे कि आप क्या किए क्या नहीं किए, आप जब बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में आपको मंगलवार का तक का समय हम देते हैं, आप इसको प्रचारित करेंगे, आप इसको वेबसाइट पे डालेंगे, एपिक नंबर के साथ डालेंगे, और सर्च करने के लिए एपिक नंबर के थ्रू जो अभी तक सर्च किया जाता था उसके थ्रू आप सर्च करने के लिए ये सब आप कर देंगे। ये सारी बातें यहां जस्टिस सूर्यकांत ने कही है, और साफ साफ कही है इस बात को कि इन सब चीजों को हम कंसीडर करेंगे। आगे आने वाले समय में आप जब इन सारी बातों को लेकर आएंगे तो हम अब आगे इस पर इसकी वैधानिकता पे बात होगी। लेकिन अभी जो प्रशांत भूषण ने झल्लाहट के साथ कही थी कि हमें अंतरिम राहत चाहिए, वो अंतरिम राहत यहां दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल राजीव जी है। और इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को राजीव जी ये बता भी दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा है। साथ ही जो नाम हटाए गए हैं उनका हटाने का कारण बताने को कहा है, और जो नाम हटाए गए हैं उनके विषय में अखबारों में विज्ञापन देने के लिए कहा गया है। 48 घंटे मंगलवार की शाम तक जो है चुनाव आयोग को सर्चेबल फॉर्मेट में यह सूची अपलोड करनी होगी। यह राजीव जी एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है, और यह साफ कहा गया है कि एपिक नंबर और आधार कार्ड लेना ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लेना ही होगा। इस बीच पाशा खड़े होते हैं। पाशा आपको याद होगा शुरुआत में बोल रहे थे, निजामुद्दीन पाशा और पाशा साहब जो हैं एडवोकेट, वो कह रहे हैं कि जब मैं अपना एपिक नंबर डालूंगा तो मेरे द्वारा जमा किए गए दस्तावेज भी प्रदर्शित होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अगले चरण में नेक्स्ट स्टेज दैट वुड बी रिलेवेंट, अगले चरण में ये प्रासंगिक होगा। इस पर यानी जब मैं अपना एपिक नंबर डाल रहा हूं तो मैंने क्या डॉक्यूमेंट जमा किया है वो भी दिखाई देना चाहिए, उस पे मेरे पूरे दस्तावेज दिखाई देने चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ये, और प्रशांत भूषण जी ने जो बात कही है वो भी नेक्स्ट लेवल का हिस्सा होगा। यानी उन्होंने प्रशांत भूषण की बात को भी यहां पर एंडोर्स कर दिया कि प्रशांत भूषण ने जो बात कही और पाशा ने जो बात कही, ये निजामुद्दीन पाशा, निजाम पाशा, इन दोनों ने जो बात कही है, दोनों की बातें इंपॉर्टेंट है और इन दोनों की बातों को भी कंसीडर करना होगा चुनाव आयोग को। यह बात यहां जस्टिस सूर्यकांत ने कही है। इसके बाद फिर प्रशांत भूषण खड़े होते हैं और प्रशांत भूषण कहते हैं कि बीएलओ सिफारिश नहीं कर रहा है। वो किस आधार पर ऐसा कर रहा है, बीएलओ किस आधार पर नॉट रिकमेंडिंग लिख रहा है, यह बात यहां पर। इसके बाद फिर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि 10 से 11% जो है ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो आंकड़ा चुनाव आयोग के बारे में कल आपको याद होगा, और याद नहीं हो तो मैं बता देना चाहता हूं, प्रशांत भूषण ने साफ साफ कही बात कि 2 जिलों की बात में, 2 बूथों की बात, 2 जिलों की बात कह रहे थे कि 2 जिलों का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एक जिले में 10.5% या 7%, दूसरे जिले में 12.6%, इतने परसेंट नॉट रिकमेंडेबल लिखा गया है बीएलओ के जरिए। यानी उनका नाम डिलीट कर दो। एक ही बूथ पे 231 नाम कर दिए गए, और एक ही बूथ पे 231 नाम नॉट रिकमेंडेड कर दिया गया। इसी पे इन्होंने कहा है अभी जब कि बीएलओ सिफारिश नहीं कर रहा है, प्रशांत भूषण खड़े होकर यहां जब बोले तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 10-11% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को हम बीएलओ जो है वो काटने की अनुशंसा कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। ये गलत है और इसी को लेकर खड़े हुए थे। और किस बेस पर वो कर रहा है, किस बेस पर, किस आधार पे, और इसीलिए यहां पर पाशा ने कहा कि यहां पर आप डॉक्यूमेंट भी डालिए। उस वेबसाइट पे मेरा एपिक नंबर मैं डालूं तो मैंने अपने एपिक कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किया है वो भी दिखाई दे। और साफ साफ यहां पर चुनाव आयोग को सिफारिश, यहां आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की तरफ से, बेंच की तरफ से, कि आप इसमें आधार को शामिल कीजिए, 1001% शामिल कीजिए, शामिल करना ही होगा। यह बात यहां कही गई है। तो आज कुछ बिल्कुल कहें तो बहुत महत्वपूर्ण आदेश यहां पे चल रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण आदेश चल रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग
पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है और कहा जाए कि बहुत ज़ोरदार तमाचा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पड़ा है चुनाव आयोग के गाल पर, और मनमानी जो है चुनाव आयोग की नहीं चल पाएगी। और जो विपक्ष का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है वो नहीं चल पाएगा। और राजीव जी, आपको याद होगा कि कल राहुल गांधी से वो जो मृत मतदाता जाकर मिले थे जो जिंदा हैं, और उनसे राहुल गांधी ने कहा था कि चिंता मत करो, हम इसे नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कल ही, राजीव जी, वो वीडियो हम लोगों की वेबसाइट पर इस पे है, डीवी लाइव पर आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। तो नहीं होने देंगे जो कहा जा रहा है वो नहीं होने दिया जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है चुनाव आयोग की। राजीव जी, ये एक बड़ी हार फिलहाल आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव आयोग की बड़ी हार है। यहाँ पे एक बड़ा अब ऑर्डर लिखा जा रहा है। देखिए, ऑर्डर आ रहा है और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट अब ऑर्डर दे रहा है, और इसमें अगले शुक्रवार को तो ये होगा ही, लेकिन उसके बाद ये जितनी बातें हुई हैं इन तमाम बातों को ऑर्डर में लिया जा रहा है अमलेंदु जी। और ऑर्डर में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो हैं, जस्टिस सूर्यकांत, वो ऑर्डर लिखवा रहे हैं। ऑर्डर में लिख रहे हैं कि हमने भारत के चुनाव आयोग का पक्ष संक्षेप में सुना है। सुनवाई के दौरान निम्नलिखित कदमों पर सहमति बनी है। कदम नंबर 1, निम्नलिखित पॉइंट्स पे सहमति बनी है। पहला पॉइंट, चुनाव आयोग एक अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित कदम उठाएगा। 65 लाख मतदाताओं की सूची जिनके नाम 2025 की सूची में शामिल थे लेकिन ड्राफ्टेड लिस्ट में शामिल नहीं है, जिला स्तर की वेबसाइटों पर इसे प्रदर्शित की जाएगी। नंबर 1, अब इसको आदेश आज मौखिक आदेश, ये अंतरिम आदेश है, लिखित आदेश है। ये अंतरिम आदेश, इसके बाद अब अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी, लेकिन आदेश नंबर 1 सामने आ चुका है और इस आदेश में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आदेश नंबर 1 आपके सामने रख चुका हूं, और जस्टिस कांत ने कहा है कि जब विवाद के मुद्दे उठेंगे और न्यायिक निर्णय की आवश्यकता होगी तो हम उसका समाधान करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यह बात इन्होंने उस साइड के लिए, उस पक्ष के लिए, यानी याचिकाकर्ताओं के लिए यह बात कही है। यहां सूर्यकांत ने, दोनों बेंच ने यह बात कही है कि जब भी विवाद के मुद्दे उठेंगे इस पूरे मसले में, तो हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे, न्याय की भूमिका निभाएंगे, न्याय करने की भूमिका निभाएंगे, ये हम, और उसका हम समाधान करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सूर्यकांत जी विश्वास दिला रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत विश्वास दिला रहे हैं कि हम न्याय का साथ लेंगे। न्याय की शपथ शायद उनको आज याद है और वो बात ये कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। सल्यूट है उनको कि ये बात वो कह रहे हैं, बहुत जरूरी भी थी ये बात कहने की। और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने आदेश नंबर 1 लिखवा दिया है। आदेश नंबर 1 में उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाता है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से आपने काट दिए हैं, जिनका नाम 2025 जनवरी की लिस्ट में थे, जिनके नाम, उन नामों की सूची जो अब फिर से जिला स्तर पर आप उसको सार्वजनिक कीजिए, वेबसाइटों में प्रदर्शित करेंगे आप। नंबर 1। अब नंबर 2 आदेश भी सामने आता है, जैसे वो भी आप तक रख रहा हूं, एक एक कर आदेश आ रहा है। और आदेश यहां पर 2 नंबर आदेश भी आ चुका है, वो भी आप तक हम रख रहे हैं। और यहां पर साफ साफ वो कह रहे हैं कि इसे प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें ड्राफ्ट रोल में नाम न शामिल करने का कारण भी बताया जाएगा कि अगर आपका नाम नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है। स्थानीय भाषा के उन समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाएगा जो वहां के स्थानीय भाषा के जो अखबार हैं उसमें प्रचारित किया जाएगा, जिनका प्रसार सबसे अधिक है, और इसे दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर भी प्रसारित किया जाना चाहिए। ये आदेश में है कि ये दूरदर्शन और अन्य चैनलों के जरिए भी प्रसारित किया जाना चाहिए। वहां के सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले अखबारों में भी, अखबार नहीं बल्कि अखबारों में भी प्रसारित किया जाना चाहिए। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सोशल मीडिया हैंडल है तो वे वहां भी ये सूचना प्रदर्शित करेंगे। ये सारी चीजें सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबार तीनों के जरिए आप इसको प्रचारित करेंगे कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं उसमें से आपके जिले के ये लोग हैं, और उनको ये सूचना दी जाएगी कि नाम क्यों काटे गए हैं, कारण भी बताया जाएगा, एपिक नंबर के साथ सर्चेबल बनाया जाएगा। ये सारे आदेश लिखे जा रहे हैं इस वक्त। तो बहुत गहमा गहमी का आलम है इस वक्त, जो खबरें आ रही है मेरे पास वहां कोर्ट नंबर 2 में, और गहमा गहमी के आलम में ये आदेश लिखवाए जा रहे हैं बेंच के जरिए। जस्टिस सूर्यकांत ये आदेश लिखवा रहे हैं अमलेंदु जी, बहुत गंभीर, बहुत यहां
यहां गहमा गहमी के माहौल में एक आदेश, और यह आदेश शुक्रवार से पहले पालन करना है और मंगलवार तक तो इसको बिल्कुल मूर्त रूप में दे देना है, यह बताया जा रहा है। बिल्कुल राजीव जी, और बहुत जबरदस्त आदेश एक तरीके से कहा जाए, हालांकि ये इंतरिम आदेश है। अब ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि ये अंतरिम आदेश है सॉरी, लेकिन अंतरिम आदेश में ही चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है, और जिस मकसद से ये कराई जा रही थी एसआईआर, राजीव जी, जो विपक्ष का आरोप है, वो मकसद उसका ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 65 लाख जो नाम काटे हैं उनका बताना होगा चुनाव आयोग को कि ये नाम क्यों काटे। अब एक आदेश और आ गया है, जला वो भी बता दे रहा हूं। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आदेश अब लिख के दे दिया है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके पास कोई कागज नहीं, वो अपने आधार कार्ड की कॉपी के फोटो कॉपी के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची सभी पंचायत भवनों और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोगों को सूची तक मैनुअल पहुंच सके, मैनुअली वो पहुंच सके। ये हर जिला पंचायत, खंड विकास पंचायत, सब जगह, हर जगह, गांव गांव में, पंचायत स्तर तक इसको पहुंचाना होगा। और आधार कार्ड लिखित रूप से आधार कार्ड यहां पर एक दस्तावेज के रूप में आदेशित हो गया है, आदेश दे दिया गया है कि आपको आधार कार्ड स्वीकार करना होगा। इस आदेश में लिखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे पेश कर सकते हैं, साफ साफ यहां पे। बिल्कुल राजीव जी, और ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बहुत बड़ी हार राजीव जी ये है कि आधार कार्ड के लिए शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि आधार कार्ड शामिल करना होगा, और कोई भी मतदाता जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है वो आधार कार्ड को लेकर अपना नाम जुड़वा सकता है। यह साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है। 65 लाख लोगों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि आपको एक एक मतदाता का नाम बताना होगा कि किसका आपने नाम काटा है, क्यों काटा है, उसके परिवार को सूचना देनी होगी, और उस क्षेत्र के दूरदर्शन, प्रमुख अखबारों और सोशल मीडिया हैंडल्स पर वहां के जिला प्रशासन के वहां भी यह सूचना आपको देनी होगी। यह बाध्यता कर दी है, और मंगलवार की शाम तक आपको वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड करनी होगी जो कि सर्चेबल होगी। यह बड़े आदेश राजीव जी इस समय तक आ चुके हैं। इसमें एक और भी बड़ी बात, एसआईआर से एस हटाने का भी आदेश, यानी कि ये आईआर है न कि एसआईआर है, एक बात। दूसरी बात, यानी इंटेंसिव रिवीजन कह सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं कह सकते, एक बात ये। दूसरी चीज कि द लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय द एपिक नंबर, और ये जो लिस्ट आप दे रहे हैं इसको एपिक नंबर से ही एक्सेस, यानी इसका सर्चेबल आप बना रहे हैं, इसको भी अब जो मौखिक रूप से कहा जा रहा था, अब जस्टिस सूर्यकांत को और जस्टिस बागची को यह बात समझ में आ गई कि चुनाव आयोग को मौखिक सलाह समझ में नहीं आती है, इसलिए वो हलफनामा पे हलफनामा दे देता है और कहता है हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब आदेश दिए जा रहे हैं, और इस आदेश में जो बातें आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण। कह रहे हैं कि हाँ, अभी हम केवल व्यापक सिद्धांतों पर ही विचार कर रहे हैं, जब कोई विवादास्पद मुद्दा आएगा जिसके लिए न्यायिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। इस न्यायालय के सुझाव पर अंतरिम उपाय के रूप में चुनाव आयोग को निम्नलिखित कदमों पर सहमति व्यक्त करते हुए, जो सहमति व्यक्त हुई है, हम आदेश पारित कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। उसमें ऑर्डर नंबर 1 में इन्होंने साफ साफ कहा है कि लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में हैं, लेकिन मसौदा सूची में यानी ड्राफ्टेड लिस्ट में शामिल नहीं है, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जिलावार प्रदर्शित की जाएगी। यह जानकारी बूथवार होगी, लेकिन मतदाता के एपिक नंबर का उपयोग करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, यह बताया गया। और इसके अलावा एपिक नंबर की बात कही गई, और इसके अलावा 65 लाख लोगों को अलग अलग ब्लॉक लेवल तक इसको आपको प्रचारित करना होगा, यह भी बताया। ये सारी बातें यहां पर लिखित रूप में कही गई है। अगले शुक्रवार को इस पर फिर से सुनवाई होगी, और इसकी वैधता पे सुनवाई होगी। अभी अंतरिम आदेश जो उसकी जिसकी डिमांड थी, उस डिमांड को यहां पर फुलफिल किया गया है, यानी एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। आज की तारीख में बहुत बड़ी जीत है ये याचिकाकर्ताओं की,
उन तमाम 11 याचिकाकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है आज, जो जिन्होंने झल्लाहट के साथ ही सही लेकिन कहा था कि हमको अंतरिम आदेश चाहिए। और जैसे प्रशांत भूषण ने, फिर निजाम पाशा ने या बृंदा ग्रोवर ने, इन सब ने खड़े होकर आज भी इस बहस के दौरान खड़े होकर कही बात कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर देते हुए जस्टिस सूर्यकांत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और यहां पर एक बहुत बड़ी जीत के रूप में विपक्ष इसे बड़ी जीत के रूप में देख सकता है, तात्कालिक जीत के रूप में देख सकता है। इसके बाद शुक्रवार को इस पर, इसकी वैधता पे, संवैधानिक वैधता पे इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी, जिसके बारे में प्रशांत भूषण ने कहा भी था कि आप बहस करवाते रहिए। और अगर देखा जाए एक तरीके से तो उस पर आधा फैसला तो आ ही गया कि जब स्पेशल हट गया एसआईआर में से तो ये आईआर रह गया, तो ये आधा तो ये फैसला आ ही गया संवैधानिकता पर भी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। राजीव जी, ये इस आदेश से ये भी समझा जा सकता है। बाकी शुक्रवार को अगला आदेश जो आएगा, अगली जो बहस होगी उसमें ये चीजें और स्पष्ट हो ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगला आदेश जो होगा उस पर भी और भी बातें आएंगी सामने, लेकिन यहां पर आदेश नंबर 1, आदेश नंबर 2, आदेश मतलब 5 आदेश यहां पर मैं देख रहा हूं। टोटल 65 लाख की बात है और 5 आदेश अभी तक आ चुके हैं हमारे पास। और ये भी आदेश में दिया है राजीव जी जस्टिस सूर्यकांत ने कि लिस्ट को एपिक नंबर से एक्सेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लिस्ट को एपिक नंबर से सूचित किया जाना चाहिए, ये भी है। और इस सूची के प्रदर्शन का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये सब भी हो गया है। जिला 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची सभी पंचायत भवनों, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोगों को सूची तक मैनुअल पहुंच भी मिल सके। यानी दोनों काम करने राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी करना है। सार्वजनिक सूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे पेश कर सकता है। सूचना में आपको साबित ये दिखाना पड़ेगा, लिखना होगा कि हम आधार कार्ड भी स्वीकार कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई है कि आपको यह बताना पड़ेगा। इसके अलावा पंचायत कार्यालयों के प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी जो बीएलओ होते हैं, उनके द्वारा 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूचियां भी सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि जनता इन सूचियों तक कारण सहित पहुंच सके। यह बात भी यहां कही गई है। तो अलग अलग ढंग से यहां उन तमाम बातों को रखने की कोशिश हो रही है और आदेश ये लिखे जा रहे हैं। आदेश में ये सारी बातें आ चुकी हैं। जी, एक आदेश और आ गया है और बेंच उठ गई है आदेश देके। और आदेश जो आया है अगला, वो आदेश ये आया है कि स्टेट इलेक्शन ऑफिसर जो है, मतलब राज्य निर्वाचन अधिकारी, ड्राफ्ट रोल में शामिल ना किए गए मतदाताओं की जिलावार सूची की सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। एक बहुत बड़ी बात यहां पर गोपाल शंकर नारायण ने बीच में कर दी। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मिलॉर्ड 7 करोड़ 24 लाख की सूची सीईओ जो है, यानी इलेक्शन कमीशन की साइट पर, ऑलरेडी वेबसाइट पर पहले से मौजूद है। 65 लाख की सूची उसी पर क्यों नहीं डाल दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेंच ने कहा हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और सहमति जताई। इसके बाद आदेश लिखा गया कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन मतदाताओं की जिलावार सूचियों की सॉफ्ट कॉपी भी रखेंगे जिन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है, कारण सहित सीईओ की वेबसाइट पर डालेंगे। चुनाव आयोग बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और एक संकलित स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। वेबसाइट की सूचियां एपिक नंबर आधारित सर्चेबल इंजन होंगी। ये सारी चीजें, वेबसाइट लिस्ट शैल बी एपिक बेस्ड सर्चेबल, यानी कि यहां पर वेबसाइट की जो लिस्ट है वो भी, और एपिक जितने भी वेबसाइट पे जहां भी आप डाल रहे हैं, यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके नीचे जिलावार स्तर तक सब जगह सर्चेबल होना चाहिए ये बात। और जहां 7 करोड़ 24 लाख के नाम आपने रखे हैं, वहां 65 लाख के नाम वो रख दीजिए जो सर्चेबल हो और लोगों को पता चले कि किसका नाम नहीं है। एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग इनाम नहीं दे रहा था। हलफनामा आप याद कीजिए 6 तारीख को एडीआर, जिसको कह रहे थे कि यहां पे खादान खुदाई करने के लिए बिहार जा रहे हैं, एडीआर के लिए जो बातें कह रहे थे राकेश द्विवेदी, उनको यहां पर एक बड़ी हार नसीब हुई है आज। इसलिए कह रहा हूं बड़ी हार, क्योंकि यहां पर एडीआर ने भी यही डिमांड की थी, प्रशांत भूषण ने यह डिमांड की थी कि हमको उन 65 लाख लोगों के नाम दीजिए। अब 65 लाख लोगों के नाम उनके एपिक नंबर के साथ, जो पुराना उनका वोटर
वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि इनका नाम है या नहीं है, अगर कटा है तो क्यों कटा है, और अगर वो जिंदा है तो वो नाम जुड़वा सकता है, आधार कार्ड के साथ जुड़वा सकता है। यानी अगर उसके पास आधार कार्ड है और कोई भी 11 में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी जुड़वा सकता है। यह आदेश हो चुका है यहां पे। बिल्कुल राजीव जी, और बहुत बड़ा आदेश, और ये बहुत बड़ी हार चुनाव आयोग की हुई है राजीव जी। और ये चुनाव आयोग एक तरह से कहा जाए कि घुटनों के बल जाके गिरा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में उसके जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश दिए हैं वो चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा है। और जो राजीव जी आदेश हैं उसको हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं पूरा कि आदेश क्या है। आदेश ये है कि हमने भारत के चुनाव आयोग का पक्ष संक्षेप में सुना है। सुनवाई के दौरान निम्नलिखित कदमों पर सहमति बनी है। नंबर 1, चुनाव आयोग एक अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित कदम उठाएगा। 65 लाख मतदाताओं की सूची जिनके नाम 2025 की सूची में शामिल थे लेकिन मसौदा सूची में शामिल नहीं है, जिला स्तर की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी। इसे प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें ड्राफ्ट रोल में नाम ना शामिल करने का कारण भी बताया जाएगा। स्थानीय भाषा के उन अखबारों में व्यापक प्रचार किया जाएगा जिनका प्रसार सबसे ज़्यादा है और इसे दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर भी प्रसारित किया जाना चाहिए। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सोशल मीडिया हैंडल हैं तो वे वहां भी यह सूचना प्रदर्शित करेंगे। आगे कहा गया है आदेश में कि पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची सभी पंचायत भवनों खंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी ताकि लोगों को सूची तक मैनुअल पहुंच मिल सके। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, यह साफ तौर पर कहा गया है, और सूची तक एपिक नंबरों से पहुंचा जा सकता है। और आगे कहा गया कि राज्य निर्वाचन अधिकारी ड्राफ्ट रोल में शामिल ना किए गए मतदाताओं की जिलावार सूची की सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। चुनाव आयोग सभी बूथ स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा। सूची 22 अगस्त को जारी होगी। इस पर जब बीच में गोपाल एस शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 7.24 करोड़ की सूची सीईओ की वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है तो 65 लाख की सूची भी उसी पर डाल दी जाए। पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए आदेश दिया कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन मतदाताओं की जिलावार सूचियों की सॉफ्ट कॉपी भी रखेंगे जिन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया है। कारण सहित सीईओ की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। चुनाव आयोग बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और एक संकलित स्थिति रिपोर्ट दर्ज करेगा। वेबसाइट की सूचियां एपिक आधारित खोज योग्य होंगी, यह खोज योग्य होंगी, यानी सर्चेबल होंगी। ये बिल्कुल सर्चेबल होंगी। ये पूरा का पूरा एक आदेश और बेंच उठ गई आदेश ये देते हुए। और इस आदेश में देखिए 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको उंगलियों पे आप समझ लीजिए। एक लंबा चौड़ा इन्होंने अमलेंदु जी ने जो रखा है उसको थोड़ा सा और शॉर्ट वे में मैं बता दे रहा हूं। एक तो ये कि सर्चेबल होगा, जिसको हटा दिया गया था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, और वो अब दोबारा इसको आपको लाना पड़ेगा। सर्चेबल होगा और सारे होंगे, सारे। और सबसे बड़ी बात कि 65 लाख, जिन 65 लाख लोगों के आपने नाम काटे हैं उस नाम को भी इसमें डाला जाएगा, वो भी सर्चेबल होगा। अगर आपके यहां किसी की डेथ हो गई है, जैसे पूनम देवी का उदाहरण आ रहा था, पूनम देवी की डेथ हो गई है तो पूनम देवी के परिवार वाले को पता होना चाहिए कि का नाम डेथ वाली सूची में यानी हटा दिया गया है। नहीं हटाया है तो पूनम देवी के परिवार वाले एक एप्लीकेशन देकर यह कर सकते हैं कि हाँ ये अब दुनिया में नहीं रही इसलिए इनका नाम हटा दीजिए। ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन पहले यह पता होना चाहिए कि इनका नाम है कि नहीं है। एक तो यह कर दिया गया कि इस पूरा का पूरी लिस्ट सर्चेबल होगी डिजिटली और वेबसाइट पे एपिक नंबर से आप उसको खोज सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात यहां पे यह है कि मंगलवार तक आप इसको सब जगह अवेलेबल कराएंगे और व्यापक रूप से इसका प्रचार करेंगे। अखबारों में, दूरदर्शन के जरिए, टेलीविजन के जरिए, हर तरह से आप इसका प्रचार करेंगे। तीसरी यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरा का पूरा 7 करोड़ 89 लाख जो 7.89 करोड़ जो है, यानी जो लिस्ट थी 2025 जनवरी की लिस्ट जो थी वोटर लिस्ट, वो पूरी लिस्ट डालनी है। और जिलावार ही नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर के पंचायत तक हर जगह उस जिला के जो लोग हैं वहां तक ये उपलब्ध कराना है। और इसके लिए अलग अलग वेबसाइट, और इतना ही नहीं सोशल मीडिया के जरिए भी, अगर उनके पास जिला स्तर पे सोशल मीडिया है, पंचायत स्तर पे सोशल मीडिया है, वो चुनाव आयोग खुद माना कि हम अपने बीएलओ का नंबर भी उसमें प्रचारित करेंगे तो बीएलओ का नंबर भी आएगा। ये सारी बातें यहां पे आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात
कि आधार कार्ड को इंक्लूड कर दिया गया है। आदेश में आधार कार्ड इंक्लूड किया गया है। यह सबसे बड़ी हार है चुनाव आयोग की। आधार कार्ड के साथ आप अपना एपिक कार्ड बनवा सकते हैं, यह यहां कह दिया गया और इसको साफ साफ बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है आदेश में। तो यह आदेश है, कुछ भी आदेश के खिलाफ हम नहीं बोल सकते और ना ही बोल रहे हैं। आदेश में जो शब्दशः जो लाइन है, जो शब्द हैं, वही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बेंच जो है वो इस सजेशन पर एग्री हो गई। और इस बीच हमारे साथी शिवेश गर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस पूरे केस को वहां से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेश जी, अब तो खुश होंगे आप? हाँ, थोड़ी राहत है सर। राहत है जी, जी जी बिल्कुल। एक बड़ी ये घटना